हेलो एवरीवन, यू आर वेरी वॉर्म वेलकम टू आवर चैनल लव कैंडल्स। और गाइस, आज मैं आपके साथ एक वन शॉट वांगशन एफएफ लेकर आई हूँ, जिसमें टॉप हमारा लवांगची है, बॉटम हमारा विवोशन है। ये सोल स्विच फैन फिक्शन है, जिसकी रिक्वेस्ट मुझसे शिफाली रस्तोगी जी ने की थी। तो चलिए इस एफएफ को शुरू करते हैं, और आई होप मैं उसके साथ जस्टिस करूं, क्योंकि उसकी मुझे बहुत कम डिटेल उन्होंने बताई थी। तो चलिए इस कहानी को हम शुरू करते हैं। यहाँ पर आज का मॉडर्न एरा होता है, जहाँ पर लवांगची जो है ना, वो एक बहुत अच्छा डिटेक्टिव होता है, और उसे यहाँ पर उनकी कंट्री के बहुत सारे मिनिस्टर्स के बारे में इंफॉर्मेशन निकालने के लिए हायर किया गया था। वो बहुत अच्छा डिटेक्टिव होने के साथ साथ वो छुप कर अपने आप को किसी भी रूप में ढाल लेता था। बहुत बोल्ड था, और उसे लोगों से डर नहीं लगता था। यहाँ तक कि अगर कोई उसके माथे पे भी गन रख देना, तब भी वो हिचकिचाता नहीं था, डरता नहीं था। लेकिन उसके जो सीनियर्स थे ना, उसे एक इंटर्न को यहाँ पर तैयार करने के लिए बोला गया था। वो इंटर्न बहुत ही भीगी बिल्ली जैसा था, बिल्कुल ही निकम्मा निठल्लू। उसे कोई काम ढंग से होता ही नहीं था, बल्कि वो तो ढंग से चल भी नहीं सकता था, इतना डरपोक सा था। और उसका नाम था विंग। विंग ना बहुत ही ज़्यादा डरा सहमा, एक बिल्कुल जैसे कहते हैं ना, छुई मुई सा। मतलब पता नहीं क्यों वो डिटेक्टिव का कोर्स कर रहा था, शायद उसे पैसों की ज़रूरत थी, और वो यहाँ पर इंटर्नशिप कर रहा था लवांगची के अंडर, क्योंकि शायद उसके कज़न चंगछा भी इसी फील्ड में था, जो कि लवांगची का बड़ा भाई लेंशिचन के साथ काम किया करता था। लेंशिचन और जंगछा अलग अलग मिशन पे जा रखे थे, और जो हमारा लवांगची था, उसे विभूषण एज आ इंटर्न दे दिया गया था। यहाँ पर विभूषण को वो जिस भी जगह पर लेकर जाता था ना अपने साथ काम करने के लिए, उस जगह पर बेड़ा गर्क हो जाता था, सत्यानाश हो जाता था, क्योंकि विंग हमेशा पकड़ा जाता था, जिसकी वजह से लवांगची के जितने भी मतलब प्लानिंग होती थी ना, सब चौपट हो जाती थी, जिसकी वजह से वो बिल्कुल बेइंतहा नफरत किया करता था विंग से। उसका बस चले ना तो वो विंग की शक्ल भी नहीं देखेगा, क्योंकि वो इतनी ज़्यादा नफरत करता था। ये इंसान कभी भी, वो किसी भी जगह पे जा रहे हैं, छुप कर बैठे हैं, तो कभी किसी पिलर से टकरा जाता था, कभी किसी गाड़ी से टकरा जाता था, जिसका शोर बच जाता था। और ये लोग अपने किसी भी जो इन्हें असाइन किया गया था ना डिटेक्टिव का काम, उस मिशन को कंप्लीट नहीं कर पाते थे, क्योंकि एंड मोमेंट पे विशन यानी कि विंग कुछ ना कुछ गलती कर ही देता था, जिसकी वजह से लवांगची को उस पर बहुत गुस्सा आता था। एक बार तो लवांगची बस उसका चश्मा ही फोड़ने वाला था गुस्से में आकर, लेकिन लवांगची को रोक दिया गया था, क्योंकि लवांगची बहुत फ्रस्ट्रेट होता था, उस पर चिल्लाता रहता था। और विंग जो था ना, वो डरपोक सा था। ये लोग अपने ऑफिस में बैठे हुए थे, और लवांगची के जितने भी सीनियर्स थे ना, उन्होंने लवांगची को कहा कि अब तुम पहले की तरह अच्छा काम नहीं करते हो, इसलिए हम तुम्हें डिमोट कर रहे हैं, तुम्हें 2 पोजीशन नीचे कर रहे हैं, इसलिए तुम अपना सामान उठाकर अपने कैबिन से बाहर चल जाओ। लवांगची को बहुत बुरा लगता है, क्योंकि लवांगची की जगह वहाँ पर किसी और को दे दी गई थी। लवांगची को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन उसे सबसे ज़्यादा अपने इंटर्न पे गुस्सा आ रहा था, जिसकी वजह से वो जितने भी उसे अभी तक के कार्य दिए गए थे ना, उन सब में फेल होता जा रहा था। और लवांगची ने कभी भी अपनी ज़िंदगी में ना फेलियर चखा नहीं था। वो हमेशा से ब्रिलियंट रहा है। वो हर चीज़, हर मतलब जैसे कहते हैं ना, जो प्लान होता है वो सटीक रखता है। पर जो ये विंग था ना, वो इतना डम था कि उसे हर जगह फंसा दिया करता था। उसके हर जो भी वो प्लान बनाता था, उसे कहीं ना कहीं उसके सीक्रेट्स को एक्सपोज कर देता था, या फिर खुद ही फंस जाया करता था, जिसकी वजह से लवांगची उसे बहुत सुनाने लगा था। आज तो लवांगची इतना मूड ख़राब था ना उसका, कि वो विंग को घूर घूर के देख रहा था कि अब तो उनके पास से उनका कैबिन पे चला गया है। वो मन में सोचता था कि इस इंसान को एजेंसी धक्के मार के यहाँ से निकाल क्यों नहीं देती, बल्कि उसके पीछे क्यों रखा हुआ है, क्यों उसे विंग को ट्रेन करना है, जबकि इतना घोचू जैसा बंदा ना कभी ट्रेन हो ही नहीं सकता है। लवांगची हमेशा गुस्सा करता रहता था, चिल्लाता रहता था, और उसे विंग को देखना बिल्कुल पसंद नहीं था। उसे विंग से नफरत होती थी। और सबसे बड़ी बात, यहाँ पर रोमांटिक चीज़ें बहुत कॉमन सी बात है। विंग मन ही मन लवांगची को बहुत ज़्यादा पसंद करता था। विंग को लवांगची बहुत ज़्यादा प्यारा था, इसलिए भी उसने इस काम के लिए हाँ कर दी थी, क्योंकि बचपन में विंग और लवांगची का जो स्कूल था ना, वो बिल्कुल आमने सामने होता था। और वो हमेशा ना लवांगची जैसे प्यारे से बहुत बोल्ड लड़के को बहुत पसंद करता था, क्योंकि वो हमेशा से ही अंदर वो जानता था उसकी सेक्सुअलिटी गे है। लेकिन लवांगची उसकी तरफ देखता भी नहीं था। विंग की फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं थी। वो बनना तो कुछ और चाहता था, लेकिन जंगछा जब इस फील्ड में आने लगा, लेंशिचन को परस्यू करने लगा, क्योंकि जंगछा भी लेंशिचन को पसंद करता था। और यहाँ पर विंग भी
जब लवांगची के नाम को सुनता है तो वो जंगचा के साथ इस फील्ड में काम करने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन उसे बहुत बुरा लगता था कि उसकी वजह से हमेशा ही लवांगची का काम चौपट हो जाता था। उनका बना बनाया प्लान कहीं ना कहीं उसी की वजह से, उसकी हरकतों की वजह से ख़राब हो जाता था। लेकिन ऐसा नहीं था कि वो उसकी हरकतों की वजह से चीज़ें ख़राब हो रही थी, बस ऐसा होता था कि जब भी उसे लगता था ना लवांगची की ज़िंदगी खतरे में आ जाएगी, लवांगची जो है वो उसको कुछ हो सकता है, वो उसी वक्त ना उस प्लान को कहीं ना कहीं रोकने की कोशिश करता था, जिसकी वजह से लवांगची को तो बहुत गुस्सा आता था। लेकिन वो सोचता था कि लवांगची की ज़िंदगी से ऊपर कुछ भी नहीं है, ये प्लान भी नहीं है, शायद काम आता जाता रहेगा, वो और कमा लेंगे, कहीं और चले जाएंगे किसी और फील्ड में, लेकिन अगर लवांगची को कुछ हो गया तो क्या होगा। विंग हमेशा से लवांगची के बारे में बहुत ज़्यादा सोचता था, वो लवांगची को मनी मन बहुत पसंद करता था। और आज जब लवांगची का कमरा उसकी वजह से छूट रहा था ना, तो उसे बहुत दुख लगता है, बहुत ज़्यादा। वो घर आके ना पूरा टाइम कुछ खाता भी नहीं है, वो अपने चश्मे को ही ठीक करता रहता है। जंगचा उसे कहता है, क्या हो गया, आज फिर से तुम लवांगची से लड़ लिए हो क्या? क्योंकि जंगचा और जो विंग थे ना, उसके पेरेंट्स ना एक ही घर में रहा करते थे और विंग अब उसी घर में रहता था। यहाँ पर विंग जंगचा को अपनी लाल आंखें दिखाते हुए कहता है, मुझे लगता है वो मुझे पसंद नहीं करता। जंगचा कहता है, कम ऑन, मैं भी तो लैंशिजन को परस्यू कर रहा हूँ ना। तुम्हें एक बात बताऊँ, हम दोनों के बीच किस हुई थी, उसने मेरे प्यार को एक्सेप्ट कर लिया है। मुझे लगता है लवांगची भी एक दिन तुम्हारे प्यार को एक्सेप्ट कर लेगा, पर प्लीज़ ये भोंदुओं की तरह अपनी ज़िंदगी जीना बंद कर दो विभूषण। तुम्हें ढंग से अपनी ज़िंदगी को जीना चाहिए। तुम क्यों नहीं लवांगची को ढंग से ट्रीट करते हो? लवांगची तुम जानते हो कितना ज़्यादा एम्बिशियस है, फिर भी तुम लवांगची के हर प्लान को चौपट कर देते हो। तुम्हारी वजह से उसका डिमोशन हो रहा है, तो आखिर उसका तुमसे गुस्सा करना लाजमी है ना। तुम अपने काम में परफेक्ट क्यों नहीं होते हो? विभूषण कहता है, पर मैं अपने काम से ज़्यादा प्रायोरिटी लंजा को देता हूँ। मैं लंजा के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। तुम जानते हो ना, मुझे बुरा लगता है कि लवांगची को कुछ हो गया तो, इसलिए मैं एंड मोमेंट पे डर के ना सारे प्लान को चौपट कर देता हूँ। मैं जानता हूँ उसे कितना दुख होता होगा, वो रात रात भर जाग कर सारे प्लान्स को बनाता है, लेकिन मेरे जैसे निकम्मे और निठल्ले उसे ऐसा एक बंदा मिला है जो कि उसके सारे प्लान पे पानी फेर देता है। मुझे बहुत बुरा लगता है, पर मैं इंटर्न के तौर पर क्या करूँ? मुझे डर लगता है उसे कुछ हो गया तो। यहाँ पर जंगचा कहता है, तुम्हें पता है दोनों लैन ब्रदर्स ना बहुत ज़्यादा डेयरिंग है। शिजन भी बिल्कुल नहीं डरता है, पर मैं उसे ऐसे डरपोकों की तरह ज़िंदगी नहीं जीने दे सकता। मैं उसे फुल सपोर्ट करता हूँ हर चीज़ में, इसलिए तुम भी लवांगची को फुल सपोर्ट किया करो, वरना एक दिन वो तुम्हें छोड़ देगा। फिर क्या करोगे तुम? यहाँ पर विभूषण किसी की भी नहीं, मतलब विंग जो था ना, वो किसी की भी नहीं सुनता और चुपचाप यहाँ पर वो खाना जो पड़ा हुआ था उसे ज़बरदस्ती का खा कर वहाँ से चला गया था। वो पूरी रात करवटें बदलता रहता है। उसका ना जल्द ही बर्थडे आने वाला था, उसका शायद ये 23वां बर्थडे है और वह चाहता था कि 24वें बर्थडे तक वो लवांगची को प्रपोज़ करके उसे शादी कर ले। लेकिन उसने पास में ही एक रिंग रखी हुई थी, जिस रिंग को वो देखता है, लेकिन दोबारा से इस रिंग को वो अंदर रख देता है, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि अगर ये वाला मिशन सक्सेसफुल हो गया, लवांगची को प्रमोशन मिल गई, तो वो उसे प्रपोज़ करेगा, पर वो ऐसा नहीं कर पाएगा क्योंकि लवांगची उसके मुंह पे ही रिंग फेंक के मार देगा। अभी तो उसका डिमोशन हुआ है और ऐसे टाइम में वो लवांगची को तंग नहीं कर सकता। विभूषण की आंखों से आंसू निकलते हैं, वो अपने आंसुओं को पोंछता है, फिर वो ऐसे ही लेटे लेटे ना अपने आसपास की दीवारों पे देखता है जहाँ पर उसने लवांगची की बहुत सारी फ़ोटो लगाई हुई थी, शायद लवांगची के स्कूल टाइम से लेकर अभी तक की। लवांगची उससे 2 साल बड़ा था उम्र में और वो यहाँ पर 25 साल के लवांगची जो अब तक हो चुका है ना, उसकी बचपन से लेकर अभी तक की, मतलब उसकी टीनेज से लेकर अभी तक की बहुत सारी फ़ोटोज़ उसने अपने कमरे में लगाई हुई हैं। वो चाहता है कि एक बार वो लवांगची को अपने घर लाए, इस कमरे को दिखाए, उसे बताए कि क्यों वो एज अ पीए उसके साथ काम करने को तैयार है, एज अ इंटर्न उसके नीचे काम कर रहा है। वो चाहे तो कहीं और भी जा सकता है, पर लवांगची को ही उसने क्यों चुना है? लवांगची क्या उसके दिल की बातों को समझ पाएगा, उसके दिल की धड़कनों को रिस्पॉन्स कर पाएगा? वो बहुत कुछ ऐसा सोचता था और उसकी आंखें भर आती थी, क्योंकि उसे ऐसा लगता था कि लवांगची के जो इस वक्त इमोशन चल रहे हैं ना, उसका कहीं ना कहीं कारण वही है, इसलिए उसे थोड़ा दुख लगता था। अगला दिन होता है, विभूषण जैसे तैसे करके फटाफट तैयार होता है और टाइम से अपने ऑफिस पहुंचता है। जब वो टाइम से ऑफिस पहुंचता है ना, तो वो देखता है कि लवांगची ना कुछ काम कर रहा था। वो विभूषण को पहले देखकर इग्नोर कर देता है। विभूषण उसे गुड मॉर्निंग भी बोलता है, लेकिन लवांगची उसे कुछ भी रिस्पॉन्ड नहीं करता, क्योंकि आज उन्हें ना बाहर बैठने को मिला था, जहाँ पर ढंग का उनका कैबिन भी नहीं था, सामान रखने के लिए बिल्कुल जरा सी जगह थी। और ना
लवांग जी यहाँ गुस्से में देखकर कहता है जाओ इनके प्रिंट आउट्स लेकर आओ। तो विभूषण ना लवांग जी की हाथ से फाइल लेता है, लेकिन उसे बहुत बुरा लग रहा था, लवांग जी उसे देख भी नहीं रहा, गुड मॉर्निंग भी नहीं बोल रहा। तो वो उसके हाथ से फाइल लेता है और तुरंत ही जाकर उसकी कॉपीज़ निकालने लगता है। तो इतने में ना एक बंदा आकर विभूषण को कहता है कि ये लो, इसे ना वो डैमेज वाली जगह पे डाल दो ताकि ये छोटे छोटे टुकड़ों में ये पेज कट जाए। वो ध्यान तो देता नहीं है, उन पेजेस को गलती से वो लवांग जी की जो फाइल में रखने थे उधर रख देता है, और जो पेजेस लवांग जी ने उसे कॉपी करने के लिए दिए थे उन्हें गलती से सारा टुकड़ों में काट देता है और लाकर वो लवांग जी के हाथ में उन फाइल को दे देता है जो कि टुकड़ों में काटनी थी। लवांग जी कहता है ये क्या है, मैंने तुम्हें कुछ और फाइल दी थी, ये क्या उठा लाए हो। जैसे ही विभूषण उन चीज़ों को देखता है तो कहता है कि फाइल दी थी, पर आपने तो मुझे यही दिया था ना। लवांग जी कहता है ये मेरे वाले दिए हुए पेपर नहीं है, तुम्हें किस एंगल से लग रहे हैं ताजे निकले हुए पेपर। तो विभूषण ध्यान देता है और फिर कहता है ओ शिट, मैंने उन पेपर्स को काट दिया। लवांग जी बहुत गुस्से में आ जाता है और चिल्लाते हुए कहता है तुमसे एक काम ठीक नहीं होता विंग, तुम हर काम को इतनी बुरी तरीके से करते हो। आज तुम्हारी वजह से मेरा डिमोशन हो गया है, उसके बावजूद भी तुम सुबह सुबह मुझे गुस्सा दिला रहे हो। क्या तुम में इतना सा भी काम करने की क्षमता नहीं है? अगर नहीं है तो निकल जाओ यहाँ से, निकल जाओ। मुझे तुम जैसा बिल्कुल भी अपने निजी इंटर्न नहीं चाहिए। तुम तो मेरा नाम डुबो दोगे। मेरे ब्रदर के साथ तुम्हारा कज़न काम कर रहा है और दोनों मिलकर कितना अच्छा काम करते हैं, लेकिन जब से तुम मेरी ज़िंदगी में आए हो मेरा डिमोशन पे डिमोशन हो जा रहा है। तुम जैसे निकम्मे इंसान को मुझे अपने साथ रखना ही नहीं चाहिए। लवांग जी वो फाइल लेता है और विभूषण के मुंह पे ही फेंक देता है। वो सारे पेपर आके विभूषण के मुंह पे लगते हैं, उसकी चेस्ट पे लगते हैं और नीचे गिरने लग जाते हैं। विभूषण यहाँ पर खड़े खड़े ही रोना शुरू कर देता है और कहता है मुझे माफ़ कर दो, मैं अभी ठीक करके लाता हूँ। लवांग जी कहता है तुमसे एक काम नहीं होता, रहने दो, पता नहीं अब क्या बिगाड़ा होगे। तुम्हें एक काम दे देता हूँ, तुम 10 काम बिगाड़ देते हो। सच में चले जाओ यहाँ से, चले जाओ। मुझे तुम्हारे साथ काम करना बिल्कुल पसंद नहीं है, चले जाओ मेरी ज़िंदगी से। जब से तुम मेरी ज़िंदगी में आए हो एक मनुष्यत सी मेरे साथ चिपक गई है, निकल जाओ मेरी ज़िंदगी से, प्लीज़ छोड़ दो। यहाँ पर लवांग जी उसके हाथ जोड़ता है और ये सब देखकर विभूषण रोना शुरू कर देता है। विभूषण वहाँ से धीमे धीमे उन फाइल्स को उठाता है, उन फाइल्स को गार्बेज में डालता है और लवांग जी ने जो उसे काम दिया था उन कॉपीज़ को निकालता है और फिर उन कॉपी को लाकर लवांग जी के डेस्क पे रख देता है और चुपचाप जाकर एक जगह बैठ गया था। लवांग जी यहाँ पर बहुत गुस्से में था तो वो उन कॉपीज़ को उठाता है, उन कॉपीज़ को चेक करता है, विभूषण को कुछ भी नहीं बोलता और अपने काम में लग जाता है। पूरा दिन वो काम करता रहता है लेकिन विभूषण को किसी काम में इन्वॉल्व नहीं करता। उसने यहाँ पर एक बोर्ड भी लिया हुआ था अपनी कंपनी से जिस पे वो अपने आगे आने वाली चीज़ों के प्लान बना रहा था, लेकिन विभूषण जब उसे पूछने आता है कि क्या मैं भी कुछ हेल्प करूँ तो वो विभूषण को साफ कह देता है हाँ तुम एक हेल्प कर सकते हो। तुम एक काम करो, यहाँ से सीधा कैंटीन में जाओ और वहाँ जाके बैठे रहो और जब तक मैं तुम्हें फ़ोन करके ना बुलाऊँ यहाँ पर वापस मत आना। समझ रहे हो? तुम वापस मत आना। अगर तुम वापस आ गए ना तो याद रखना मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। विभूषण यहाँ पर लवांग जी की बात सुनकर विभूषण उठकर सीधा कैंटीन में चला जाता है। वहाँ जाकर वो बहुत ज़्यादा रोता है क्योंकि उसे बहुत रोना आ रहा था। लवांग जी ने उसे बहुत बुरी तरीके से डांट दिया था। सारे उसके ऑफिस के स्टाफ वाले उसे देख रहे थे, पर वो अपने आंसुओं को पोंछता है और लवांग जी के फ़ोन के आने का इंतज़ार करता है। काफ़ी देर तक इंतज़ार करता रहता है और ऐसे करते करते पूरा दिन निकल जाता है और लवांग जी तो अपना काम करने के बाद वहाँ से सीधा घर के लिए ही निकल गया था। लेकिन विभूषण अभी भी बैठा हुआ था ये सोच कर कि लवांग जी उसे फ़ोन करेगा। तो जंगचा एक बार कैंटीन के आगे से निकलता है तो वो कहता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो? विभूषण कहता है कि मैं लवांग जी के फ़ोन का इंतज़ार कर रहा हूँ। जंगचा कहता है क्या? वो तो अपने भाई के साथ निकल गया घर। विभूषण को बहुत बुरा लगता है और कहता है कि घर निकल गया, पर उन्होंने तो मुझे कहा था कि वो फ़ोन करेगा। जंगचा कहता है तुम भी ना, तुम पागल हो क्या? तुम सारे दिन कैंटीन में बैठे रहे थे, तुम्हें कोई काम नहीं है क्या? विभूषण कोई इतना पागल कैसे हो सकता है प्यार में? तुम उस लवांग जी वो तुम्हारे साथ ना कुछ ज़्यादा ही वियर्ड हो जाता है, तुम भी उसे सुना दिया करो। अगर तुम नहीं सुना सकते तो मुझे फ़ोन करके बुला लिया करो। ठीक है मैं मानता हूँ वो मेरे बॉयफ्रेंड लेंशिजन का भाई होगा, लेकिन वो तुम्हारे साथ कुछ ज़्यादा ब्रूटल हो जाता है। यहाँ पर विभूषण अपने आंसू पोंछते हुए कहता है क्योंकि मैं उसका सारा काम बर्बाद कर देता हूँ। जंगचा कहता है ये भी है, अगर उसकी जगह मैं होता तो मैं भी बर्स्ट आउट हो जाता। लेकिन विभूषण अपने आप को संभालो, अपनी पर्सनैलिटी को चेंज करो, तुम्हें थोड़ा सा तो खुद में भी बदलाव लाना चाहिए ना।
मैं लवांगची को कब तक ब्लेम करता रहूँगा? तुम्हें पता है तुम्हारी वजह से मेरी 1-2 बार उससे झगड़ा भी हुआ है, और इस वजह से मुझे डर लगता है कहीं लैन शिचेन को अगर उसे बुरा लग गया कि मैं उसके भाई से लड़ता हूँ तुम्हारी वजह से, तो हमारे रिलेशनशिप पे भी ये बात आ सकती है। इसलिए तुम्हें खुद को खुद से चेंज करना होगा विभूषण। हर वक्त मैं या मेरे घर वाले या तुम्हारे भी जितने भी फ्रेंड्स हैं, फैमिली है, वो हर बार बीच में नहीं आएगी। खुद को बदलो। यहाँ पर जो विभूषण था ना, वो चंचा के साथ घर आ जाता है, पर उसका पूरा दिन मुँह लटका हुआ था। वो तो डिनर भी नहीं करता और सुबह चुपचाप जाके अपने कमरे में लेट गया था। कमरे में लवांगची की फ़ोटोज़ देखता है और उस अंगूठी को, जो वो लवांगची को प्रपोज़ करने के लिए काफ़ी समय से लाया हुआ है, उसे भी देखकर सो जाता है। पर उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे, क्योंकि वो लवांगची को सच में बहुत ज़्यादा प्यार करता था। अगले दिन होते ही वो लवांगची के पास जाता है। लवांगची यहाँ पर विभूषण को एक फ़ाइल देता है और कहता है कि इसकी कॉपीज़ निकाल कर लाओ। जैसे ही लवांगची ने उसे वो फाइल दी, विभूषण तुरंत ही उसकी 2 कॉपी निकालता है। एक तो वो लवांगची को दे देता है और एक कॉपी उसने अपने लिए निकाल ली थी, जिसे वो सीक्रेटली अब पढ़ना शुरू कर देता है कि लवांगची किस चीज़ पे काम कर रहा है। लवांगची यहाँ पर ना उनके ही एक एमपी थे, उनको लेके काम कर रहा था। वो एमपी कोई और नहीं बल्कि ऑलरेडी 2000 करोड़ रुपए का फ्रॉड कर चुके थे, और अब उनके नाम पे लगभग 1 लाख करोड़ रुपए का फ्रॉड था, जिसके बारे में लवांगची पता लगा रहा था। और ये कोई और नहीं बल्कि वेन रोहान थे। वेन रोहान के यहाँ पर ना जाने कितने सारे बिजनेस है, कितने सारे लोगों से उनका टाइप है, कितने लोगों से वो मिलते हैं, और उनके जितने भी काले कारनामे हैं, काले धंधे हैं, काली करतूतें हैं, उसके बारे में यहाँ पर लवांगची पता लगा रहा था। ज़रूर उसे ये बड़ी टिप किसी ने दी होगी, इसलिए लवांगची उस केस के बारे में डिटेल कर रहा होता है कि उसे क्या क्या जानना चाहिए और क्या क्या नहीं जानना चाहिए, जहाँ पर उसे बहुत सारी चीज़ों का भांडा फोड़ना होगा। विभूषण उन सारी चीज़ों को पढ़ना शुरू कर देता है बिना लवांगची के नॉलेज में आकर। और विभूषण ना बहुत डरता था इन लोगों से, क्योंकि वो जानता है पॉलिटिक्स में कोई किसी का सगा नहीं होता है, कोई किसी को मारते हुए संकोच भी नहीं करेगा और कोई किसी का दोस्त भी नहीं होता। विभूषण जब यहाँ वेन रोहान के बारे में पढ़ने लगता है ना, कि उसने आज दिन तक कितने सारे मर्डर करवाए हैं, कितने सारे लोगों को मारा है और कितने सारे गलत धंधों में भी वो इन्वॉल्व है, तो वो हैरान रह जाता है। लवांगची यहाँ सारी डिटेल्स को पता करने के बाद ना कुछ चीज़ें बना रहा होता है, कुछ डॉट्स क्लियर कर रहा होता है, जहाँ पर वो देखता है विभूषण की ये डॉट जाके ना एक बंदे से जाके मिल रहे थे, जो कि सुशे था, एक पुलिस वाला। तो वो देखता है कि इसका क्या लेना देना है, तो वो मन में सोचता है कि कुछ तो गड़बड़ चल रही होगी। लवांगची यहाँ पर धीरे धीरे करके वेन रोहान को फॉलो करना शुरू कर देता है। वो चुपके से जाता था, फॉलो करता था। अब विभूषण को भी चीज़ें पता चल गई थी, वो भी लवांगची के पीछे पीछे गाड़ी लेकर जाता था, फॉलो करता था, चीज़ों को देखता था। वो भी कोशिश करता था जानने की कि लवांगची यहाँ पर क्या ढूंढ रहा है। तो एक दिन लवांगची तो वहाँ से निकल गया, लेकिन विभूषण उस जगह पे अड़ गया था, क्योंकि लवांगची तो फटाफट टैक्सी लेके वहाँ से निकल गया। विभूषण रुक गया था। विभूषण चीज़ों को ऑब्जर्व करने लगा कि यहाँ पर ना जैसा दिख रहा है ना, उसके अलावा भी चीज़ें होती है। वो देखता है कि वहाँ पे ना ट्रैफिकिंग हो रही है छोटे छोटे बच्चों की। तो विभूषण सोचता है कि ये चीज़ उसे लवांगची को क्या बतानी चाहिए। अब लवांगची तो आगे निकल गया था, विभूषण जो है जैसे तैसे करके चुप चुप आके ऑफिस आ जाता है। और लवांगची उससे पूछता है तुम आज कहाँ थे? तो वो कहता है कि कुछ नहीं, मैं बाहर कुछ टहलने गया था और कुछ खाने गया था। लवांगची ने कहा देखो प्लीज़, मैं ना एक बहुत बड़े मिशन पे काम कर रहा हूँ, उसमें बीच में टांग मत अड़ाना। अब विभूषण तो उसके दिमाग की तो घंटियाँ चलनी शुरू हो जाती है। वो सोचता है कि शायद सुशे ऐसा बंदा है जो कि बहुत अच्छा है, जो कि ट्रस्टेबल है। तो वो सुशे को जाके बता देता है कि जो वेंस की जो जगह थी, जो प्रॉपर्टी थी, वहाँ पर बच्चों को लेके चाइल्ड ट्रैफिकिंग हो रही है। और ये करके ना विभूषण आज लवांगची को कहता है कि वो ना घर के लिए निकल रहा है, और ये बोल के ना वो घर के लिए यहाँ से निकल जाता है। लेकिन वो घर नहीं जाता, वो जाता है पुलिस स्टेशन। वहाँ पे वो कहता है कि मुझे ना सुशे नाम के ही जो इंस्पेक्टर हैं उनसे बात करनी है। अब जैसे ही वो सुशे से मिलता है, सुशे उसे बैठने के लिए बोलता है। तो सुशे पहले उसे फटाफट कहता है कि जल्दी जो काम है जल्दी बताओ, क्योंकि वो तो वैसे ही विभूषण वहाँ पे ना 3 घंटे से बैठा हुआ था और उससे मिलने नहीं आया था, इसलिए वो सीधा कहता है कि जल्दी बताओ क्या काम है। जैसे सुशी आता है तो वो सुशी को बताता है कि ऐसे ऐसे उसने चाइल्ड ट्रैफिकिंग देखी है वेन रोहान जो एमपी है उनके वहाँ पे।
अब मिनिस्टर की बात सुनते ही सुशी के तो कान लाल हो गए थे। सुशी ने कहा, ओह आपने ये देखा है, ठीक है मैं आपकी कंप्लेन को दर्ज कर लेता हूँ और ना मुझे अपना एड्रेस बता दीजिए, अपनी आईडी दे दीजिए, मैं कोशिश करूँगा कि इस मैटर को जल्द से जल्द सॉल्व करूँ। ये बोलकर विभूषण उसे अपनी आईडी वाईडी दे देता है और वहाँ से उठकर जाता है। विभूषण जैसे ही वहाँ से उठकर गया ना, कुछ देर बाद ही उसे एक गाड़ी फॉलो करने लग गई थी। उसे गाड़ी फॉलो करते 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 विभूषण पहले तो आराम से गाड़ी में बैठा हुआ था क्योंकि वो कैब लेके गया था, लेकिन फिर उसे डाउट होने लगा कि कुछ लोग उसे फॉलो कर रहे हैं। वो डर गया क्योंकि वो घबराता बहुत था। अब वो बार बार घबराए, कुछ देखे, कुछ कभी कुछ करे कभी कुछ करे, लेकिन तभी अचानक से वो देखता है कि जिस गाड़ी में वो बैठा हुआ है ना, उस गाड़ी को किसी ने गोली मार दी। उसका एक टायर जो था वो बुरी तरीके से चल रहा है और यहाँ पर अचानक से उसकी जो गाड़ी थी ना, उसके जो ड्राइवर था उसे भी किसी ने गोली मार दी थी, जिसकी वजह से अब वो जो गाड़ी थी ना बिना ड्राइवर के चलाए चल रही थी और जाके सामने खंबे से टकरा जाती है। विभूषण को काफ़ी गहरी चोट आती है क्योंकि खंबे से टकराने की वजह से उसका सिर भी जाकर सामने की सीट पे लगा था। अब जैसे तैसे करके उसे उस गाड़ी से लोग निकालते हैं, मतलब वही जो उसका पीछा कर रहे थे, और वो विभूषण को देखते हैं। पहले तो वो लोग विभूषण को खूब पीटते हैं, धड़ाधड़, और उसके बाद वो लोग विभूषण को देखकर स्मृत करते हैं और एक बंदा सीधा विभूषण के माथे पे गन को रखता है। विभूषण की आंखों में उसका चेहरा बस गया था। वो कोई और नहीं बल्कि वही इंस्पेक्टर था, सुशी, जिससे वो मिलने गया था। और वो तुरंत ही उसके माथे पर उस पिस्टल को रख कर कहता है, बच्चे तुमने गलत इंसान से पंगा ले लिया है, और उसके माथे पर गोली मार देता है। जिसके बाद विभूषण एकदम से ख़त्म हो जाता है। ऑन द स्पॉट उसकी मृत्यु हो गई थी और सुशी और उसके बाकी के लोग वहाँ से चले गए थे। विभूषण अब ख़त्म हो चुका था और जब वो मर रहा था ना, तब धीमे धीमे जब उसकी जान निकल रही थी तो वो अपनी आंखों के सामने लवांगची को सोच रहा था कि काश वो लवांगची को एक बार बोल पाता कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। वो एक बार उसे अपनी रिंग दे पाता, चाहे रिजेक्ट ही हो जाता, कम से कम बोल तो सकता था। लेकिन इस जन्म में उसे बोलने का मौका भी नहीं मिल रहा। वो धीमे धीमे करके अपनी आँख बंद करता है और अचानक से उसकी आँख खुलती है, और उसकी आँख जब खुलती है ना, तो वो इंसान अब बदल चुका था। जो इंसान अपने आप को देखता है कि वो एक नए से अजीब सी जगह पर आ गया है, जहाँ पर उसके हाथ में कुछ ड्रिप जैसा लगा हुआ है। वो देखता है कि कैंडुला लगा हुआ है, वो चेक करता है और फिर कहता है, मैं कहाँ आ गया हूँ, मैं कौन हूँ। तभी एक नर्स आती है और कहती है, एक्सक्यूज़ मी, आपको चोट लगी थी, आपको किसी ने गोली मार दी थी, आपके सिर में वो गोली है, लेकिन आपको बचा लिया गया है। तभी वो शख्स कहता है, बचा लिया गया है, मैं कहाँ पे हूँ। और वो पैनिक करने लगता है कि डॉक्टर आते हैं और तुरंत ही उस शख्स को इंजेक्शन देते हैं, जिसके बाद फिर से वो शख्स सो जाता है गहरी नींद में। अब दोबारा से कुछ देर बाद उस शख्स की कुछ घंटों के अंतराल में नींद खुलती है और वो खुद को यहाँ देखता है। वो खुद को देखकर हैरान हो गया था और वो कहता है, कल्टीवेशन वर्ल्ड में ये क्या हो रहा है, आप लोग कौन हैं। तब अचानक से नर्स उसे देखते हुए कहती है, कल्टीवेशन वर्ल्ड, कौन सा कल्टीवेशन वर्ल्ड, अब तो 21वीं सदी चल रही है और आप कौन सी बातें कर रहे हैं। यहाँ पर वो शख्स कहता है, क्या तुम कल्टीवेशन वर्ल्ड को नहीं जानती, मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, मैं तो नाइटलेस सिटी में था ना। तब वो कहती है, लगता है आप जब से आपका ऑपरेशन हुआ है, आप अपने कोमा से बाहर आए हैं, तब से आप बहकी बहकी बातें कर रहे हैं। देखिए, आपका ना कोई एक्सीडेंट हुआ था जिसमें आपके माथे पे गोली लग गई थी, पर हमने आपका ऑपरेशन किया। जब भी आप यहाँ लाए गए तो आप मर चुके थे, लेकिन धीमे धीमे आपकी बॉडी ने सांस लेनी शुरू की, हरकत करनी शुरू की, और उसके बाद अब 2 महीने के बाद आप जाके होश में आए हो। यहाँ पर एकदम से विभूषण शॉक्ड होते हुए कहता है, 2 महीने बाद, पर मैं तो क्लिफ से गिरा था ना। यहाँ पर वो लेडी कहती है, क्लिफ से गिरे थे, मतलब। यहाँ पर विभूषण को वो टाइम याद आता है नाइटलेस सिटी में, जब वो अपनी जान देने के लिए अपनी शीजे की मृत्यु के बाद क्लिफ से गिर रहा था, और अचानक से उसकी आँख ये कौन सी जगह पे खुल गई है। उसकी शीजे कहाँ है, जंचा कहाँ है, और तो और लवांगची, लैन फैमिली, और तो और जिन फैमिली जिनके साथ ये सब हो रहा था, ये फाइट हो रही थी, ओयांग फैमिली, ये सब याओ फैमिली उसके खिलाफ हो रखी थी।
ये पूरे के पूरे सेक्स उसके खिलाफ थे। यहाँ पर वो आँख खोलता है तो वो सोचता है मैं ये कहाँ आ गया हूँ। फिर वो सोचता है शायद ये कोई चिकित्सालय है जहाँ पर हाई लेवल के डॉक्टर होंगे, शायद तभी उसे अजीब सी मशीनरी पे भी रखा गया है। उसके नाक मुंह पर ऑक्सीजन बूथ था। वो आसपास देखता है, ये एक अलग से चैम्बर था जहाँ पर उसकी स्पेशल केयर की जा रही थी। तभी दरवाज़ा खुलता है और वो देखता है कि जंगछा ने छोटे बाल क्यों रखे हुए हैं और ये अजीबोगरीब से कपड़े क्यों पहने हैं रोब्स को छोड़कर। वो तुरंत ही कहता है जंगछा तुमने ये क्या पहना हुआ है। जंगछा कहता है क्यों, क्या तुम्हें मेरी शर्ट और मेरी जो पैंट है वो पसंद नहीं आ रही। यहाँ पर वो कहता है शर्ट पैंट, तुम्हारे रोब्स कहाँ हैं, पर्पल रोब्स। जंगछा कहता है तुम पागल हो गए हो क्या, कौन से रोब्स, और वैसे भी बाथरोब कोई यहाँ पे पहन के थोड़ी आता है, देखो मैं कैजुअल ऐसे ही पहनता हूँ। वो कहता है जंगछा तुमने अपने बाल काट दिए। कल्टीवेशन जगत में तुम जानते हो ना बाल काटना कितना बड़ा पाप होता है। एक इंसान के कल्टीवेशन का जो बाल होते हैं ना वो एक तरह से उन्हें देखकर अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये इंसान कितने सालों से कल्टीवेशन कर रहा हो। हमारे लिए वो प्राउड होता था, घमंड की बात होती थी, और तुमने बाल काट दिए। यहाँ पर जंगछा उसके सिर पे हाथ लगाता है और कहता है लगता है जब से तुम्हारे माथे पे गोली लगी थी उसके बाद से तुम होश में आए हो, तुम बहकी बहकी बातें क्यों कर रहे हो, तुम्हें ज़्यादा असर हुआ है क्या मेरे भाई तुम ठीक तो हो जाओगे ना। जंगछा यहाँ पर उसके माथे पे हाथ रखता है। उसे रोना आता है कि उसके भाई की ये क्या हालत होगी जब से वो उठा है, कैसी कैसी बहकी बहकी बातें कर रहा है। लेकिन विभूषण को कुछ समझ नहीं आ रहा था क्योंकि उसकी सोल स्विच हो गई थी। जो रियल विभूषण था ना, जो रियल बीइंग था इस वर्ल्ड का, वो मर गया था जब उसे गोली लगी। और यहाँ पर गलती से वो जो क्लिफ से गिरने वाला इंसान था ना, उसकी आत्मा इस वर्ल्ड में ट्रैवल करके आ गई थी और वो विभूषण की बॉडी में आ गई थी। यहाँ पर गहरी सी सांस लेते हुए ये वाला विभूषण जो कि कल्टीवेशन जगत से आया था वो घूर के देखता है जंगछा को, और फिर वो अपने बालों को भी हाथ लगा के देखता है तो वो पाता है कि उसके बाल भी छोटे हैं। वो अचानक से पैनिक होना शुरू हो जाता है कि डॉक्टर आकर उसे फिर से दवाई देते हैं, जिसके बाद उसे सुला दिया जाता है। डॉक्टर यहाँ जंगछा को कहते हैं कि लगता है पेशेंट को बहुत बड़ा सदमा लगा है, जैसे कि वो इतने टाइम से जो डीप स्लीप में था ना, तो शायद उसके दिमाग में कुछ और कहानी चल रही होगी, इसलिए वो खुद को कुछ और समझने लगा है। इसलिए उसे जो शॉक लगा है ना उसे हमें ठीक करना होगा, हमें उससे ज़्यादा आर्ग्यू करने की ज़रूरत नहीं है। वो जो भी बोलता है ना बस उसे हामी भरो और पीछे हट जाओ। जंगछा भी सोचता है कि ठीक है, उसे विंग को अब डांटना नहीं चाहिए, उसे विंग को थोड़ा टाइम देना चाहिए, शायद उसे सदमा लगा हो, जल्दी वो ठीक हो जाएगा, जल्दी वो इन सदमों से भी बाहर आ जाएगा। विभूषण जब सो के उठ के जागता है ना, तब भी वो अपने बालों को लेके अफसोस कर रहा था कि किस घटिया इंसान ने उसके बाल काट दिए हैं, जबकि वो तो खुद अपने बालों को कटवा देता था। वो मन में सोचता है वो उस इंसान के हाथों को उखाड़ देगा जिसने भी उसके बालों को छुआ, उसके बालों को काटा और छोटा कर दिया। यहाँ पर वो इसी तरीके से लेटा रहता है कि अचानक से एक दिन जंगछा के साथ उसे मिलने के लिए लेंशिचन आते हैं। लेंशिचन यहाँ वो देखता है कि लेंशिचन ने भी अपने बाल काटे हुए हैं, फोरहेड पे रिबन नहीं है और अलग से कपड़े पहने हुए हैं। वो बार बार कहता है आप ऐसे क्यों बने हुए हैं लेंशिचन, आप ऐसे क्यों कर रहे हैं। यहाँ पर लेंशिचन कहते हैं क्या हुआ विंग, तुम ऐसे बिहेव क्यों कर रहे हो। यहाँ पर वो उनके बालों को हाथ लगाने वाला था, तभी जंगछा उसके हाथ पे मारते हुए कहता है हे ये मेरे बॉयफ्रेंड है, तुम इनके साथ ऐसे नहीं कर सकते। तभी विंग कहता है बॉयफ्रेंड, तुम कट स्लीव्स हो। और ये वर्ड सुनते ही जंगछा को तो गुस्सा आ जाता है। जंगछा कहता है व्हाट डू यू मीन बाय मैं कट स्लीव हूँ, तुम भूल गए, तुम भी तो लवांग जी को पसंद करते हो, और तुम्हारी हिम्मत कैसे मुझे कट स्लीव बोलने की। आई एम नॉट अ कट स्लीव। और तो क्या हुआ अगर मैं ये हूँ तो, लेंशिचन मुझे पसंद करते हैं। तभी विभूषण कहता है पर तुम तो कट स्लीव्स को देख के मुंह बनाया करते थे ना, तुम्हें तो चिढ़ होती थी ना जब दो मर्द आपस में बात करते थे, और तुम आप दोनों के बीच में अफेयर कैसे हो सकता है, आप मिंग्यो को नहीं चाहते। यहाँ पर जैसे ही मिंग्यो का नाम आता है तभी जंगछा लेंशिचन की तरफ घूर घूर के देखता है और कहता है ये मिंग्यो कौन है। लेंशिचन कहते हैं मिंग्यो, मुझे क्या पता मिंग्यो कौन है, मुझे नहीं पता कौन है ये मिंग्यो। तभी विभूषण गहरी सी सांस लेता है और कहता है मुझे पता नहीं क्या क्या शौक देखने बाकी हैं, और लवंग जी को मैं कैसे जानता हूँ।
यहाँ पर लेंशिचन बता रहे हैं कि विभूषण ना उसी के नीचे इंटर्नशिप कर रहा था और किस तरह से उसने लवांग जी का कितना नुकसान किया है। विभूषण को तो यकीन नहीं आता जिस बॉडी में वो वापस आया वो इंसान इतना डरपोक, इतना निठल्ला, इतना निकम्मा कैसे हो सकता है, जबकि हकीकत में वो इतना ज़्यादा चतुर है, इतना ज़्यादा चालाक है। उसने तो पूरी नाइटलेट सिटी को अपने खिलाफ कर लिया था, उनकी नाक में दम कर दिया था, सारे सेक्ट उससे परेशान हो चुके थे, और यहाँ पर ये वाला इतना भोंदू है कि एक गोली खाते ही मर गया। उसे बहुत ही ज़्यादा अफसोस हो रहा था कि कैसी बॉडी में मुझे डाल दिया है। सच में अगर ये विंग उसके सामने आ जाता था ना तो खुद अपने हाथों से हीलिंग पेट्रियार्क ऐसे विंग को मार डाले, लेकिन अब वो बेचारा कुछ कर नहीं सकता था। अब जैसे तैसे उसे फिजियोथेरेपिस्ट और बाकी सारी लोगों का इस्तेमाल करके 1 महीना लगता है उस बेड से खड़े होने के लिए। वो मन में सोचता है यहाँ पर गोल्डन कोर क्यों नहीं चलती, यहाँ पर मेरी शक्तियाँ बिल्कुल अलग क्यों हो रखी हैं। हालांकि उसकी गोल्डन कोर उसने बहुत पहले ही जंगचा को दे दी थी, तो वो मन में सोचता है कि क्या मैं यहाँ वीक हूँ। वो बार बार लेंशिचन और जंगचा से पूछता था क्या तुम्हारी गोल्डन कोर ठीक है, और वो लोग उसे बेवकूफ़ समझकर उसकी बातों का रिस्पॉन्ड भी नहीं करते थे। अब जंगचा जो था वो विभूषण की जो हॉस्पिटल था वहाँ से उसे लीव लेकर उसकी छुट्टी कराकर उसे घर लेकर आया था, जहाँ पर विभूषण जब घर के कमरे को खोलता है ना तो वो हैरान रह गया था। सारी जगह लवांगची की फ़ोटो थी, जो कि इस वक्त मॉडर्न ने रखा था, जिसके बाल पहले की तरह लंबे नहीं थे, फोरहेड पे रिबन नहीं था, और अब वाला जो लवांगची था ना उसकी टीनेज एज से लेकर बड़े होने तक की बहुत सारी फ़ोटोज़ थी। और यहाँ पर वो इतना खूबसूरत लग रहा था कि उन सबको देखकर हैरान हो गया था। फिर वो वहाँ पर लिखे हुए कुछ चीज़ों को भी पढ़ता है, जिससे उसे पता चलता है कि जिस बॉडी में वो आया है ना वो इंसान, वो शख्स लवांगची से बहुत ज़्यादा प्यार करता था। फिर वो ड्रॉर खोलता है जिसमें से वो एक खत को निकालता है। उस खत को जैसे ही वो पढ़ता है ना वो विंग की भावनाओं को समझता है, जहाँ पर विंग ने लवांगची को प्रपोज़ करने के लिए रिंग रखी हुई थी। और वो बहुत सारी चीज़ें खोल खोल के देखता है जो विंग ने रखी हुई थी, जहाँ पर विंग ने एक डायरी में अपनी सारी मेमोरीज़ को रखा हुआ था। धीरे धीरे करके वो उन डायरी को पढ़ता है और विंग को जानना और समझना शुरू करता है कि किस तरह से विंग लवांगची को बहुत ज़्यादा पसंद किया करता था। और वो मन में सोचता है कि अब उसे लवांगची को टीज़ करने का एक और मौका मिल गया है। पिछले जन्म में मतलब अपने पिछले कल्टीवेशन जगत में तो वो लवांगची को बहुत ज़्यादा टीज़ किया करता था, वो लवांगची के साथ बहुत मस्ती किया करता था, पर वहाँ का लंजा बहुत ही ज़्यादा कोल्ड हार्टेड था, क्योंकि अभी तक विभूषण को नहीं पता था नाइटलेस सिटी वाले कांड तक कि लवांगची उसे पसंद करता है। यहाँ पर वो इस लवांगची और विभूषण की जोड़ी को बनाना चाहता था। वो मन में सोचता है मैं लवांगची से पूरे बदले लूँगा, उसने कभी तुम्हारे प्यार को नहीं समझा ना, क्योंकि उसे यहाँ पर पता ही नहीं है कि जो असली इस जन्म का बीइंग है ना वो तो घोचू सा था, उससे तो एक काम ढंग से नहीं होता था। और ये वाला सोचता है कि अब वो लवांगची को तंग करेगा, उसे एहसास दिलाएगा प्यार का, और जब लवांगची उसके प्यार को समझ जाएगा तो वो उसे डम कर देगा, ताकि उसे एहसास हो कि दर्द कैसा होता है जब कोई आपको डम कर देता है। तो अब वो सोचता है आज से मेरा मिशन लवांगची शुरू हो रहा है। विभूषण एक चीज़ देखकर हैरान था कि इस जमाने वाला जो विभूषण था ना वो अपने कमरे में अजीबोगरीब चीज़ रखता था। वो कितना ज़्यादा ऑब्सेस्ड था लवांगची को लेकर, और उसने लवांगची की छोटी से छोटी चीज़ों को अपनी डायरी में नोट डाउन किया हुआ था। तो वो हर चीज़ पढ़ता है, हंसता है, मजाक उड़ाता है इस भोंदू से विभूषण का। और फिर वो सोचता है कि अब लवांगची की नाक में दम करने की बारी आ गई है, क्योंकि वो देखता है कि उन सारी डायरीज़ के पन्नों पे ना उस बेचारे विभूषण के जो पुराना वाला था मतलब उसके आंसू पड़े हुए थे। तब उसे लगता है कि इस इंसान को कितना दर्द हुआ होगा, कितना दुख लगता होगा जब जब इसे प्यार में इग्नोरेंस मिलती थी। अब वो सोचता है वो मिशन लवांगची पर पूरे अच्छे तरीके से लग जाएगा। यहाँ पर सुबह होती है, क्योंकि वो तो बिल्कुल ढीठ की तरह अपने बिस्तर पर सो रहा था, जबकि जो दूसरा वाला विभूषण था वो जल्दी जल्दी सुबह उठ जाता था और सारे काम जल्दी जल्दी करता था, लेकिन ये सुबह होने तक भी सोता रहता है और जंगचा आकर इस पर चिल्ला कर इसे उठाता है। अब ये आराम से लेट ऑफिस पहुँचता है। जंगचा बहुत चिल्ला रहा था तुम्हारी वजह से मैं लेट हो गया, लेकिन इस वाले विभूषण को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि अगर पुराने वाला होता तो डर जाता, लेकिन ये लेज़िली वासियाँ लेते हुए, उबासी लेते हुए तुरंत ही उसके अंदर जाता है लिफ्ट के अंदर, और वहाँ भी खड़ा रहता है, कभी अपने कान खुजलाता है, कभी कुछ करता रहता है। फिर जैसे ही ये जिस फ्लोर पे आ गए थे वहाँ काम करने के लिए, उसको तुरंत ही उसके पास जंगचाता है और कहता है तुम कहाँ जा रहे हो, तुम्हारा कैबिन ये है।
अब वो जाकर कैबिन में जाता है। उस बेचारे को तो पहले तो कैबिन खोलना ही नहीं आता, जैसे तैसे करके अंदर घुसता है। तो यहाँ पर लवांगची उसे देखकर मुंह बनाता है और कहता है तुम ठीक हो गए। यहाँ पर विभूषण उसे देख के कहता है हाँ हो गया। लवांगची कहता है जाओ मेरे लिए कॉफ़ी बना कर लाओ। विभूषण कहता है कॉफ़ी? लवांगची कहता है हाँ मशीन है ना उधर किचन में, जाओ कॉफ़ी बना कर लाओ। विभूषण गुस्से में वहाँ से निकलता है और वो इधर उधर पहले किसी से पूछता है किचन का है, और किचन में जाता है तो वो उसे समझ ही नहीं आ रहा था इन मशीनों को कैसे चलाना है और कॉफ़ी क्या होती है। फिर वो लोगों से पूछता है, उसे बताया जाता है ये कॉफ़ी होती है। उसने पूछा बनती कैसे है, तो उसने क्या किया, एक कड़वी सी कॉफ़ी बनाकर वो ले आया और लाकर उसने लवांगची के डेस्क पे रख दी। लवांगची ने जैसे ही इस कॉफ़ी को पिया, एक तो वो बहुत ही गर्म थी जिसकी वजह से उसकी जीभ जल गई, और इतनी कड़वी थी ना कि वो विभूषण को कहता है ये कैसी कॉफ़ी है, तुम्हें क्या आज दिन तक ये भी नहीं पता कि मैं कॉफ़ी कैसी पीता हूँ? पहले तो तुम परफेक्ट कॉफ़ी बना कर लाया करते थे, ये क्या है? तभी विभूषण गुस्से में आकर उसके पास खड़ा हो जाता है और कहता है मैं तुम्हारा नौकर नहीं हूँ, समझे तुम? इतनी कॉफ़ी चाहिए तो जाकर खुद से बनवा लो, खुद के क्या हाथ टूटे हुए हैं तुम्हारे? जैसे ही विभूषण यूँ बोलता है ना, लवांगची एकदम डर गया कि ये वही विभूषण है जो पहले उसके सामने डरा सहमा रहता था। वो तो कितना चिल्ला दिया करता था, और ये बंदा तो उसे उल्टा जवाब दे रहा है। लवांगची कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे उल्टा जवाब देने की? विभूषण मुड़कर कहता है क्यों, चपेट ही लगेगी अगर तुमने मुझे कुछ बोला तो। चुपचाप बैठ के अपना काम कर लो, और इतनी कॉफ़ी पीनी है तो जाके बनाओ। और सुनो, जैसी कॉफ़ी अपने लिए बना कर लाओगे ना, मेरे लिए भी एक कप बना लेना। लवांगची कहता है तुम? कहता है क्या मैं? हाँ क्या मैं? तभी लवांगची वहाँ से उठता है और जाकर अपने लिए कॉफ़ी बनाता है और कॉफ़ी बनाकर ले आता है। तो विभूषण कहता है मेरी कॉफ़ी कहाँ है? लवांगची कहता है जाकर खुद बना लो। विभूषण उसी की कॉफ़ी को उठा लेता है और कहता है अपने लिए खुद बना लेना, मैं भी तो तुम्हारे लिए कॉफ़ी बना कर लाया था, मुझे नहीं आती कॉफ़ी वॉफ़ी बनानी, फिर भी तो लाया ना, तो ये मैं पी रहा हूँ, अपने लिए दूसरा कप बना लो। लवांगची उसके पीछे भागता है, लेकिन विभूषण पहले ही कॉफ़ी लेके भाग गया था, क्योंकि विभूषण लवांगची ने जो कॉफ़ी बनाई थी ना, वो कोल्ड कॉफ़ी बनाई थी इस बार, इसलिए वो बैठकर जानबूझकर सबसे पहले उस कॉफ़ी को झुटील कर देता है, अपनी जीभ लगा लेता है और फटाफट से उसके पाइप से पीना शुरू कर देता है। लवांगची अब झूठी कॉफ़ी तो पीने से रहा, तो वो बेचारा फिर से जाता है अपने लिए कॉफ़ी बनाकर लाता है। यहाँ पर विभूषण की हरकत उसे और गुस्सा दिलाती है। फिर वो अपने काम करना शुरू कर देता है। विभूषण उसके पास आके खड़ा था, तो लवांगची यहाँ पर ना कुछ काम कर रहा था और उसे बार बार अपने काम में ना प्रॉब्लम आ रही थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो शुरुआत कहाँ से करे। विभूषण भी उसके पास आके खड़ा हो गया था और लवांगची की स्ट्रेटेजीज को देख रहा था। वो तुरंत ही लवांगची को कहता है ये क्या बकवासी स्ट्रेटेजी बनाई है तुमने, कुछ नहीं आता तुम्हें, मुझे दो। वो उससे पेन खींचता है और लवांगची की सारी चीज़ों को मिटा देता है। लवांगची बड़बड़ करता रहता है कि तुमने मेरे सारे प्लान पे पानी फेर दिया, क्या किया है ये वो। विभूषण कहता है चुप कराओ, मैं बताता हूँ तुम्हें। वो लवांगची को एक ऐसा आइडिया बताता है जिसके बाद लवांगची तो इम्प्रेस हो गया था, क्योंकि विभूषण उसे बहुत ही तगड़े तरीके से आइडिया बताता रहता है कि देखो हमें पहले ऐसे करना चाहिए, वैसे करना चाहिए, और ये सब भी हम ये कर सकते हैं। लवांगची फुल इम्प्रेस कि आज से पहले वो भोंदू जो विभूषण उसकी लाइफ में था, उसने तो कभी उसे कोई आइडिया दिया ही नहीं। उस घोंचू जैसे के दिमाग में तो कोई आइडिया आता नहीं था। लवांगची अब घूर कर विभूषण को देख रहा था और कहता मुझे लगा था कि तुम्हें चोट लगने की वजह से, गोली लगने की वजह से प्रॉब्लम हुई होगी, पर वाह तुम्हारा एटीट्यूड तो बदला ही बदला, तुम्हारी सोच भी बदल गई है, वाह। अब वो अपने कुछ पेंडिंग केसेस को भी निकालता है और विभूषण से सलाह लेने लगता है। पहले वाला तो इतना खोचू होता था कि उसे कोई सलाह नहीं देता था, लेकिन इस बार वाला विभूषण काफ़ी अच्छी सलाह देता था। हालांकि उसे जो चीज़ नहीं पता होती थी वो साफ कह देता था कि इस फील्ड में मेरी जानकारी नहीं है। और विभूषण की इन चीज़ों से लवांगची काफ़ी इम्प्रेस होने लगा कि ये कैसे हो गया, क्या गोली लगने के बाद इंसान इतनी जल्दी इंटेलिजेंट हो जाता है। अब लवांगची ना अपने एक मिशन पे जाता है, जो कि मैं वो काफ़ी टाइम से सर्च कर रहा था पेनरोहान के बारे में। तो वहाँ पर ना वो विभूषण कहता है कि क्या मैं भी तुम्हारे साथ चलूँ, मैं यहाँ बोर हो रहा हूँ ऑफिस में। लवांगची उसका एटीट्यूड देखकर बोलता है नहीं तुम काम बिगाड़ दोगे। विभूषण ने कहा ठीक है, मैं काम ज़्यादा नहीं बिगाड़ूंगा, मैं पास ही नहीं आऊँगा।
और लवांग जी वहाँ जाता है अपने मिशन पे, चीज़ों को देखता है और विभूषण भी उसके साथ चीज़ों को ऑब्जर्व करता है। लेकिन वो इस बार कुछ भी गड़बड़ नहीं करता, बल्कि लवांग जी जो कि गलती से उनके रडार में आ रहा था, जिनका वो पीछा कर रहे थे, विभूषण तो बल्कि लवांग जी को तुरंत ही अपनी तरफ खींच कर उसे पीछे छुपा लेता है, ताकि किसी को पता ना चले कि वो लोग क्या कर रहे हैं। वो निगरानी रख रहे हैं। और लवांग जी इम्प्रेस था। लवांग जी की तो दिल की धड़कनें विभूषण के पास आते ही और भी ज़्यादा तेज हो गई थी, क्योंकि विभूषण के उड़ते हुए बाल उसकी तरफ आ रहे थे। और विभूषण ने कहा, यहाँ पे कोई शोर मत मचाना, क्योंकि वो लोग हमें मार देंगे, वरना तुम उन्हें विजिबल थे, इसलिए मैंने तुम्हें अपनी तरफ खींच लिया, ठीक है। और ऐसे कहते कहते वो इधर उधर देखने लगता है, लेकिन लवांग जी की आंखें विभूषण की तरफ ही आकर रुक गई थी। अब दोनों के दोनों उस मिशन को कंप्लीट करने के बाद जैसे ही ऑफिस में आए थे, कुछ चीज़ें चेंज हो रही थी। जैसे कि लवांग जी का बिहेवियर वो काफ़ी ज़्यादा पोलाइट होने लगा था, क्योंकि विभूषण उसके काम को बिगाड़ने की जगह उसका काम करना शुरू हो चुका था। एक दिन ना उन दोनों को मिशन पे जाना था। दोनों के दोनों ना मिशन पे जाते हैं। लवांग जी ने विभूषण को बताया कि वो अपने साथ गन भी लेके जा रहा है इस मिशन पे, क्योंकि उसने जो मिशन करना है ना कंप्लीट, वो बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। तो विभूषण उससे पूछता है ये गन क्या होती है, तो वो विभूषण को गन दिखाता है और बताता है कि किस तरह से इस गन को चलाते हैं। और वो कहता है कि मैंने तुम्हें पहले भी बताया था, लेकिन तुम भूल जाते हो। लेकिन इस बार वाला विभूषण ना इतना बेवकूफ़ नहीं था। पहले वाला को तो कुछ समझ में ही नहीं आता था, और इस वाले ने जैसे ही लवांग जी ने किस तरह से उस गन को लोड किया है और कैसे उस गन को चलाना सिखा रहा है, वो यहाँ पर विभूषण को जब चीज़ें सिखाता है, तो विभूषण 2 मिनट में सब चीज़ों को नोट करके और गन को कैसे ऑपरेट करते हैं सीख लेता है। और उसने अपने कल्टीवेशन जगत में वैसे भी बहुत बार तीर कमान और तीरंदाजी की हुई थी, तो उसे पता था कि कैसे फाइट की जाती है। उसे लड़ाई करनी भी आती थी और उसे तलवारबाजी भी आती थी। तो यहाँ पर जब वो देखता है ना कि ये लोग जब लड़ने के लिए जाते हैं, तो जिस कंसाइनमेंट को ये देख रहे थे, उसकी देख रेख कर रहे थे, वहाँ पे अचानक से ना इनके पीछे एक आदमी आ जाता है। तो लवांग जी तो पीछे पहले डरा, उस इंसान को वो लात मारने वाला था कि तभी विभूषण ने आगे आकर उसे रोका और कहा कि इसे मारो मत। और तुरंत ही उस आदमी के मुंह को पकड़ा और उसकी गर्दन को हल्के से मरोड़ कर उसे बेहोश किया और वहाँ पर लिटा दिया और कहा कि इसे मारने का फ़ायदा नहीं था। अगर तुम इसे मार देते तो ये इंसान, इसके मरने की वजह से उन लोगों को पता चल जाता। अपनी गोली का भी इस्तेमाल मत करना। ये बोलकर वो लवांग जी को आगे लेके गया। लवांग जी हैरान रह गया, इस इंसान में इतनी हिम्मत कैसे आ गई कि एक इंसान को वो बेहोश कर दे। ये इंसान तो खुद बेहोश हो जाने वालों में से था कि किसी को मारते हुए देखकर कहीं इसी के ही हाथ पैर फूल ना जाए। आज ये इंसान इतना ज़्यादा बोल्ड हो गया है। लवांग जी को तो चीज़ें यकीन ही नहीं आ रही थी। विभूषण और वो फिर कुछ गूंज से भी लड़ते हैं, जहाँ पर लवांग जी जो था ना वो उस गन चलाता रहता है, लेकिन अचानक से ना उसकी जो गन थी उसकी सारी गोलियां ख़त्म हो गई थी, क्योंकि उसने बहुत सारी हवा में भी फायर की थी, लोगों को भी मारना चाहा था। कि तभी लवांग जी देखता है कि उसकी गन में गोलियां नहीं है और अब उन्हें वहाँ से जाना मुश्किल हो रहा था। तो विभूषण ने तुरंत ही जो पास का एक बंदा था ना जिसके हाथ में बंदूक थी, उस पर हमला किया। उसके हाथ से वो बंदूक छीनी और फिर उसने 2 मिनट में ही, जैसे लवांग जी ने उसे गन ऑपरेट करना सिखाया था, उस गन को खोला और सामने वालों के सीधा माथे पे गोली मारनी शुरू कर दी थी। जिसे देख कर तो लवांग जी भी हैरान था कि इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस। वो भीगी बिल्ली जैसे विभूषण में उसे यकीन नहीं आ रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि किसी मैं एजेंट के साथ तो काम नहीं कर रहा ना। जो बंदा पर्सनैलिटी में एकदम स्विच हो चुका है, एकदम अलग सी पर्सनैलिटी, इतना कॉन्फिडेंस। और पहले जो उसके साथ काम रहता था वो बेड़ा कर कर आ देता था, और आज शायद जिस सिचुएशन में ये है और यहाँ से भागने में वो लोग सफल हो गए थे। तो लवांग जी मन में सोचता है कि पहले वाला जो विभूषण जिससे वो मिलता था, जिससे वो बातचीत करता था, वो बंदा तो कितना ज़्यादा इरिटेटिंग था। शायद आज तो ये दोनों मारे जाते अगर ये बोल्ड वाला अवतार उसने विभूषण का नहीं देखा होता। तो वो विभूषण से कहता भी है, तुम इतने बोल्ड कब से हो गए, तुमने ये सारे मूव्स कब सीखे। विभूषण ने कहा, ये सारे मूव्स ये तो मुझे बचपन से आते हैं। लवांग जी कहता है, तो फिर पहले तुम इतने भोंदू क्यों बन के रहते थे। विभूषण कहता है, वो ना मैं बचपन में एक बार गिर गया था, तो मेरे दिमाग में ना चोट आ गई थी, तब से मैं थोड़ा डरपोक सा बन गया था। लेकिन अब जब से मेरे दिमाग में दोबारा गोली लगी है ना, तो वो जगह एकदम ठीक हो गई है, तो अब मैं दोबारा से फाइट कर सकता हूँ।
यहाँ पर वो जान के झूठा सा एक्सक्यूज़ बना देता है। लवांगची उसकी बातों पे यकीन तो नहीं करता, फिर वो सोचता है कि छोड़ना, मुझे क्या लेना देना, क्या पता सच भी हो, इसलिए वो ज़्यादा जोर नहीं करता। विभूषण यहाँ पर अब लवांगची के साथ मिलकर सारी चीज़ों पे काम करने लगा था, लेकिन फिर उसे एक कुछ चीज़ों के फ्लैशबैक आने लगते हैं और वो लवांगची से कहता है, लवांगची तुम मुझे ये बताओ कि मेरा एक्सीडेंट, मुझे गोली कौन मारेगा? सबने मुझे कहा कि मेरे माथे पे गोली लगी हुई थी, ठीक है, और जिसका मेरा ऑपरेशन भी हुआ है, ये निशान भी है मेरे माथे पे, पर मुझे ये जानना है कि कोई मुझे मारेगा क्यों? ऐसा क्या हुआ था उन दिनों? क्या कोई मेरा एनिमी था, मतलब कोई मेरा एनिमी था जो मुझे मारना चाहता हो? तो यहाँ पर लवांगची कहता है कि तुम्हारा एनिमी क्यों ही होगा, तुमने किसी का कभी कोई बुरा ही नहीं किया। विभूषण उसे कहता है कि मुझे ये बताओ कि 2 महीने पहले तुम किस केस पे काम कर रहे थे। वो लवांगची से ना वो केस लेता है और उसे देखने लगता है, और जैसे ही वो उस केस को पढ़ता है ना, फाइल खोलता है, तो वहाँ सुशी की फ़ोटो थी, और जिसे देखकर उसे ऐसा लगता है जैसे इस इंसान को उसने कहीं देखा है। उसको बार बार सिर में दर्द होता है, तो वो कहता है आज मैं घर जा रहा हूँ, मुझे ना सिर में दर्द हो रहा है, और वहाँ से वो ऑफ लेके घर जाता है। घर जाने के बाद उसका सिर बहुत दुखता है। वो सुशी की वो शक्ल याद करता है जब सुशी ने उसके सिर पे गोली बंदूक रखी हुई थी और चला दी थी, और वो मन में सोचता है यानी कि सुशी ने उसे मारा है, पर क्यों? फिर वो धीरे धीरे लवांगची को बिना बताए भी अपनी एक जासूसी करना शुरू कर देता है। अपनी चीज़ों को जानने के लिए वो बहुत बेताब होता है कि आखिर क्या हुआ था पुराने विभूषण के साथ, क्यों इन लोगों ने उसे मारने की कोशिश की, उसे मारने की साजिश की और उसे मार दिया, और उसकी लाश पर भी इन लोगों को कभी दुख नहीं हुआ। आखिर क्या हुआ होगा? और यहाँ पर वो चीज़ों की धीमे धीमे करके कुछ चीज़ें पता लगाने की कोशिश करता है। विभूषण ने धीमे धीमे जाकर ना सुशी को फॉलो करना शुरू कर दिया था कि वो क्या करता है, किनसे मिलता है, और फिर उसे पता चलने लगा कि जो सुशी था ना, वो काम करता था वेन फैमिली के लिए, वेन रोहान के लिए वो बहुत सारे काम करता था। फिर वो बहुत सारी डिटेल को खंगालने लगा, जिसके बाद उसे पता चला कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग और बच्चों की ट्रैफिकिंग चीज़ें हो रही हैं। फिर उसे चीज़ें समझ में आने लगी कि क्यों लोगों ने यहाँ पर इल्ज़ाम लगाया। उससे समझ में आने लगा जैसे कल्टीवेशन वर्ल्ड में उस पर बहुत सारी चीज़ों का आरोप लगा, जबकि जो कल्टीवेशन जगत में वेन जो फैमिली थी ना, उनको जो बहुत सिंपल लोग थे उनको एक्सप्लॉइट किया जा रहा था जिन और नी फैमिली के द्वारा, नी सेक्ट के द्वारा। तो यहाँ पर वो समझने लगा कि कुछ तो गड़बड़ चल रही है, इसलिए वो उनकी तह तक एकदम से तो नहीं जा सकता था, अपने आप को दिखा नहीं सकता, तो वो चुपके चुपके चीज़ें करने लगा। अब वो ऑफिस भी आता था डेली, और उसका एटीट्यूड बिल्कुल अलग होता था। जैसे कि वो विभूषण जो था वो लवांगची को बहुत सी चीज़ों में हेल्प करता था, और फिर वो लवांगची को बोलने लगा कि जब से उसके सिर पे चोट लगी है ना, गोली लगी है, तब से वो बहुत सारी चीज़ें भूल गया, जैसे कि कंप्यूटर कैसे ऑपरेट करते हैं, कंप्यूटर से काम कैसे करते हैं, और छोटी मोटी फाइल्स कैसे बनाते हैं। तो लवांगची जो कि जिसकी वो काफ़ी हद तक मदद करने लगा था ना, तो वांगजी उसके साथ पोलाइट होना शुरू हो चुका था। तो लवांगजी उसे धीरे धीरे करके कंप्यूटर चलाना सिखाता है, क्योंकि जो विभूषण कल्टीवेशन जगत का था उसने तो कभी कंप्यूटर देखा ही नहीं। लवांगची उसे धीमे धीमे करके सारी चीज़ें समझाना शुरू करता है। विभूषण जो है वो घर जाया करता था, और घर जाकर जो पुराना इस जन्म का जो विभूषण था उसके बारे में पढ़ा करता था, उसकी डायरी से सब कुछ जाना करता था, और अब वो ऑलमोस्ट बहुत सारी चीज़ें जान चुका था। एक दिन वो अपने ऑफिस में जाता है और लवांगची यहाँ पर कुछ काम कर रहा था, तो वो एकदम से लवांगची को जाकर कहता है, मुझे लगता है कि हमें वेन रोहान के बारे में कुछ ना कुछ तहकीकात करनी चाहिए। वो इस जगह का एमपी है। एमपी जैसे कि एक सेक्ट लीडर होता है, बिल्कुल वैसे ही है। मैं चाहता हूँ कि हम उसके बारे में थोड़ी छानबीन करें। मुझे कुछ हिंट मिले हैं कि वो चाइल्ड ट्रैफिकिंग से कहीं ना कहीं जुड़ा है। लवांगची कहता है ये काफ़ी ज़्यादा खतरनाक हो सकता है, इतने बड़े असाइनमेंट के लिए हमें रिक्रूट नहीं किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर विभूषण उसे कहता है ओ कम ऑन। वो जाकर सीधा लवांगची के एकदम कंधे पे हाथ रखता है, उसके एकदम नज़दीक आ जाता है और प्यार से कहता है, मुझे लगता है कि अगर तुम ये वाला असाइनमेंट करोगे ना, तो तुम्हारी कंपनी का बहुत ज़्यादा नाम होगा, तुम्हारा भी, और तुम शायद जो डिमोट होकर यहाँ आए हो ऊपर भी आ जाओ। लवांगजी थोड़ा सा उससे दूर होता है और कहता है व्हाट डू यू मीन बाय कि मैं डिमोट होकर फिर से प्रमोट हो जाऊंगा और ऊपर आ जाऊंगा। फिर विभूषण लवांगजी के थोड़ा सा नज़दीक आते हुए कहता है, मैं यही समझा रहा हूँ तुम्हें कि तुम्हें कुछ बड़ा करना होगा। जैसे कि तुम्हारे भाई का नाम है यहाँ पर, देखो तुम्हारे भाई लैंशजन का कितना ज़्यादा नाम है, और साथ ही साथ
जंगछौन के साथ रहता है, कितना ज़्यादा हेल्प करता है। और पिछले जो भी हम लोगों ने अभी फ़िलहाल केस किए हैं ना, मैं और तुम मिलके जो कर रहे हैं, उसकी वजह से काफ़ी लोग इम्प्रेस्ड हैं। लेकिन एक बड़ा केस तुम्हें बड़ा नाम दे सकता है। वो ये बोलते बोलते ना लवांगची के बहुत नज़दीक आ गया था और लवांगची की दिल की धड़कनें तेज़ हो गई थी। लवांगची गल्प करता है और कहता है, दूर हो जाओ थोड़ा सा। विभूषण कहता है, क्यों, हम दोनों मर्द हैं तो तुम इतना अजीब सा महसूस क्यों कर रहे हो। और करीब आ जाता है और अब उन दोनों के होठों में सिर्फ 1 इंच का गैप था और वो उसके पास आके कहता है, क्यों, क्या हो रहा है तुम्हें लवांगची, क्या हुआ, ठीक हो ना तुम। वो उसके माथे पे हाथ रखता है और उसके गालों को ऐसे पिंच करता है और कहता है, तुम तो ठीक लग रहे हो। लवांगची की सांसें तेज हो गई थी। लवांगची ने कहा, दूर दूर रहो मुझसे, और उसके शोल्डर से धक्का देकर उसे दूर कर देता है। अब विभूषण जोर से हंसने लगता है और कहता है, तुम भी ना बुद्धूराम हो, बुद्धूराम। लगता है तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं रही है, भोंदू से हो तुम। वैसे भी कौन लड़की तुम्हारे पास आना चाहेगी। तो यहाँ पर लवांगची कहता है, अच्छा, जैसे तुम्हारी बहुत सारी गर्लफ्रेंड रही हैं। विभूषण लवांगची के बिल्कुल नज़दीक आकर कहता है, मुझे चैलेंज कर रहे हो, बताओ किसे पटाना है। यहाँ पर लवांगची कहता है, हमारे यहाँ पर एक ही खूबसूरत लड़की है, तुम जानते हो, म्यम्या, उससे बात करके दिखाओ तो मैं जानूँ। यहाँ पर विभूषण कहता है, अच्छा म्यम्या, रुको अभी करता हूँ। वो एकदम से चलता हुआ जाता है। म्यम्या बिल्कुल इन लोगों के सामने ही कैबिन में बैठी हुई थी। वो म्यम्या से कहता है, एक्सक्यूज़ मी, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। म्यम्या कहती है, हाँ बिल्कुल। वो उसके पास जाकर कहता है, एक्सक्यूज़ मी म्यम्या, मुझे ना कुछ चीज़ जाननी थी। मुझे ना एक्सेल ऑपरेट करना नहीं आ रहा, क्या तुम मुझे सिखाओगी। म्यम्या कहती है, पर मुझे काफ़ी ज़्यादा काम है। वो म्यम्या के पास आता है, घुटनों के बल बैठ के कहता है, प्लीज़ मुझे सिखा दो ना, मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगा और मैं तुम्हें एक अच्छी सी कॉफ़ी बना के भी दूंगा। म्यम्या कहती है, ओह रियली, ठीक है, इधर आओ, मैं सिखाती हूँ। तो वो म्यम्या के जानबूझकर नज़दीक जाता है और दूर से ही लवांगची को देखकर आंख मारता है और फिर वो म्यम्या के पास आकर गहरी गहरी सांस भी भरता है, जिससे लवांगची को पता नहीं क्यों जलन सी महसूस होती है। विंग म्यम्या को देखकर जोर जोर से हंसता है, उससे बातें करता है, अच्छा ये तो इतनी आसानी से हो जाता था, सॉरी यार, मेरा जब से ना मेरी गोली लगी थी और जब से मैं यहाँ वापस आया हूँ मैं चीज़ें भूलने लगा हूँ, थैंक यू म्यम्या। और वो ऐसे बोलते ही वहाँ से चला जाता है। म्यम्या भी हंसती रहती है। वो म्यम्या के लिए फिर कॉफ़ी बना कर लाता है, दोनों साथ कॉफ़ी को एंजॉय करते हैं और फिर वो म्यम्या के पास आकर पास के ही एक गमले में से एक फूल तोड़कर म्यम्या को देता है और कहता है, वैसे तुम्हें इस फूल को अपने यहाँ लगाना चाहिए बालों में। उसके पास आकर उसके सिर पे भी लगा देता है, जिसे देखकर लवांगजी को पता नहीं क्यों जलन का एहसास होता है, क्योंकि ये वो विंग तो बिल्कुल भी नहीं है जो डरपोक था, भोंदू था, जिसकी हिम्मत नहीं होती थी किसी लड़की से बात करने की, जो एक नंबर का फट्टू था। और आज ये बंदा उसी के सामने एक कलीग के साथ ऐसे बिहेव कर रहा है। लवांगजी को तो यकीन नहीं आ रहा था और वो अब मुंह फुलाकर अपनी जगह पर बैठा हुआ था। विभूषण अब म्यम्या के कैबिन से वापस आता है और लवांगजी को आंख मारते हुए कहता है, देखा कितना ईजी था। वैसे एक बात बताओ, क्या तुमने कभी किसी को किस किया है। लवांगजी यहाँ पर कहता है, किस, क्यों, तुमने किया है। फिर विभूषण को याद आता है कि एक बार ना जब वो कल्टीवेशन जगत में एक जगह बैठा हुआ था, जब सनशॉट कैंपेन हो रहा था, तब उसको किसी ने ज़बरदस्ती किस कर दिया था। तो वो अपने होठों पर हाथ रखते हुए कहता है, हाँ, एक लेडी थी, काफ़ी ज़्यादा दमदार थी, उसने मुझे खुद से ही आके किस कर दिया था। लवांगची को बहुत जलन महसूस होती है क्योंकि उसने तो कभी किस किया ही नहीं और इस भोंदूसों को भी कोई किस कर सकता है। लवांगजी कहते हैं, ये कब की बात है। तो वो कहता है, लगभग 1-1.5 साल पहले मुझे किसी ने किस किया था। लवांगजी की तो और सुलग जाती है। वो इतना हैंडसम है, इतना क्यूट है, इतना बोल्ड है, लेकिन आज दिन तक कभी किसी लड़की की हिम्मत उसे किस करने की नहीं हुई। पर विंग जो एक नंबर का भोंदू सा था, लल्लू सा हुआ करता था, उसको एक लड़की किस कर सकती है। उसे तो बहुत जलन महसूस होती है। लवांगजी कहता है, मुझे यकीन नहीं है कि तुम्हें कोई लड़की किस कर सकती है। तो तुरंत ही विभूषण उसके पास आता है और उसके ऐसे बिल्कुल नज़दीक आ जाता है और कहता है, क्यों, तुम्हें क्यों यकीन नहीं है कि मुझे कोई लड़की किस कर सकती है। और लवांगजी की मोटी मोटी आंखों में अपनी आंखें डालकर देखने लगता है और कहता है, क्यों, क्या तुम्हें मुझे किस करना है। और फिर लवांगजी की टाई से खेलते हुए उसे अपनी तरफ और भी नज़दीक लाते हुए कहता है, बताओ तुम्हारे इरादे क्या है लवांगची।
यहाँ पर लवांगची हेल्प करता है। विभूषण उसके बहुत नज़दीक आ चुका था। लवांगची गहरी गहरी सांस लेता है और कहता है, तुम मुझे कंफ्यूज कर रहे हो। विभूषण ने कहा, तुम तो कंफ्यूज ही हो। और फिर उसने लवांगची को धक्का देकर, उसकी चेयर को धक्का देकर उसे पीछे कर दिया था और फिर जाकर आराम से वो अपना काम करने लग गया था। लवांगची हेल्प करके जैसे ही अपनी जो उसकी फ़ाइल थी उसे देखा करता था और फिर चोरी चोरी नज़रें विंग को देखती थी। फिर वो अपनी फ़ाइल को देखता था। अब उन्हें 2 दिन बाद एक असाइनमेंट पे जाना पड़ा, जहाँ पर उन्हें वेन रोहान का एक बहुत बड़ा कंसाइनमेंट आ रहा था, जहाँ पर कुछ बच्चों को उन्हें बचाना था। वो बच्चे चोरी करके लाए गए थे एक छोटे से शहर से, युनपिंग से। वो बेचारे बच्चे बहुत ही ज़्यादा मतलब बुरी कंडीशन में थे। उन्हें खाना नहीं मिलता था, उन्हें भूखा रखा गया था, उन्हें नशे की दवाई दी गई थी। ये लोग सीधा पहुंचते हैं वहाँ पर उन बच्चों को बचाने के लिए। ये अपने साथ कुछ पुलिस को भी लेकर गए थे। इन्होंने बहुत सारी चीज़ें की हुई थी जानने के लिए। तब लवांगची जो था ना वो आगे आगे चल रहा था और विभूषण उसके पीछे था, पर इन लोगों को पता नहीं था कि इन्हें कोई फॉलो कर रहा है। विभूषण को भी अब लवांगची ने एक गन दे दी थी। यहाँ पर लवांगची और विभूषण जैसे जैसे चल रहे होते हैं, विभूषण को अंदाज़ा होता है कि कोई उन्हें फॉलो कर रहा है। विभूषण तुरंत ही पीछे मुड़ता है और वो देखता है कि कोई और इंसान है। वो तुरंत ही उस इंसान की गर्दन को मरोड़ कर उसे ज़ोर से मारता है, जिसकी वजह से वो इंसान वहीं बेहोश हो जाता है। और वो लवांगची की तरफ देखता है और उन्हें लगता है कि अचानक से ये सब करने की वजह से कुछ लोग उनका पीछा कर रहे हैं। तो दोनों छुप छुपा कर एक दूसरे से भागने लगते हैं। मतलब वो उन लोगों से छुपकर अब भाग रहे थे, धीमे 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 बिल्कुल छुप कर नीचे नीचे चलते हुए पैरों से वो जा रहे थे, ताकि किसी को भी उनकी आहट ना आए। और अब ये लोग एक गाड़ी के पीछे छुपे हुए थे। लवांगची गहरी सी सांस लेता है। विभूषण एकदम उसे हक कर लेता है और दोनों विभूषण की निगाहें तो बार बार उन लोगों को देख रही थी कि कोई उनके पास आए ना, उन पे हमला ना कर दे। लेकिन लवांगची विभूषण को खुद से जब इतना नज़दीक चिपका हुआ देखता है तो वो थोड़ा सा हैरान होता है। उसके दिल की धड़कनें बढ़ जाती है। उसकी दिल की धड़कनें आज तक किसी को देखकर इतनी ज़्यादा नहीं बढ़ी थी। लेकिन वो मन में सोचने लगता है कि आखिर विभूषण के अब वो जब जब नज़दीक जाता है तो उसे क्या होने लगा है। यहाँ पर बेचारा लवांगची वो विभूषण के पास देखता है। विभूषण को पसीना आ रहा था तो लवांगची ने तुरंत ही अपनी जेब में से हैंकी निकाला और विभूषण के पसीने को साफ़ किया। विभूषण ने उसे घूर के देखा और कहा, क्या? लवांगची ने कहा, कुछ नहीं, वो तुम्हें पसीना आ रहा था ना इसलिए। विभूषण ने उसकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया। लवांगची अब उसके होठों को देखने लगा नज़दीक से। विभूषण के होठ काफ़ी ज़्यादा अच्छे थे। लवांगची थोड़ा सा आगे बढ़ता है और अचानक से विभूषण के होठ पर गलती से उसके होठ लग जाते हैं और वो तुरंत ही पीछे हो जाता है। विभूषण उसे घूर कर देखता है और कहता है, क्यों? लवांगची कहता है, कुछ नहीं सॉरी। और इतना ही बोलकर अब जब सारे लोग चले गए थे ना, तो वांगची और विभूषण वहाँ से निकलते हैं और तुरंत ही वो लोग जैसे तैसे करके ना वहाँ से सीधा बाइक लेकर, एक बाइक चोरी करके वहाँ से भाग जाते हैं। उसके बाद विभूषण पीछे बढ़ा हुआ था, लवांगची आगे बाइक चला रहा था और दोनों काफ़ी दूर तक निकल आए थे। अब वो लोग जैसे तैसे करके अपने ऑफिस वापस आते हैं। विभूषण और लवांगची अब ऑफिस आने के बाद ये सारी रिपोर्ट अपने सीनियर्स को देते हैं और फिर वो लोग अपने अपने घर के लिए जाना चाहते थे। लवांगची ने उस बाइक को पुलिस स्टेशन के आगे खड़ा कर दिया था और फिर विभूषण और वो पैदल चलते चलते अब सीधा घर के लिए जा रहे थे। काफ़ी ज़्यादा रात भी हो गई थी। तो विभूषण कहता है, कुछ खाओगे? लवांगची कहता है, क्या खाना चाहोगे? वो कहता है, यहाँ पे एक ग्रोसरी स्टोर है, उसमें कुछ उसके पास ना एक अच्छा सा फूड का है, तो चलो चलते हैं खाने। यहाँ पर विभूषण और लवांगची दोनों के दोनों वहाँ पर जाते हैं खाना खाने के लिए और वहाँ पे ना काफ़ी ज़्यादा स्पाइसी डिशेस थी। विभूषण तो अपने लिए स्पाइसी ऑर्डर करता है और वो लवांगची को देखकर कहता है, तुम तो उबला ही खाते होगे, क्योंकि उसे याद था कि कल्टीवेशन जगत का भी वांगची उबला ही खाता था। तो वो उसके लिए उबला खाना मंगवा देता है, अपने लिए चिली वाला, और लवांगची के सामने सुप सुप करके सारी चीज़ें खा रहा होता है। लेकिन विभूषण के कॉर्नर लिप्स पे चीज़ें लग जाती हैं तो वांगची यहाँ पर तुरंत ही टिश्यू पेपर लेकर उसके चेहरे को साफ़ करता है। विभूषण उसकी तरफ देखकर कहता है, क्या फिल्मी सीन क्रिएट करना चाहते हो कि जैसे एक हीरोइन के चेहरे पे कुछ लग जाता है तो हीरो जैसे साफ़ करता है, वैसे तुम बता दो ना, अगर मुझे लेके टेम्पटेड हो तो मैं खुद ही अपने होठ तुम्हारे आगे सरेंडर कर दूंगा। लव वांगची। लवांगची कहता है, बकवास, तुम हमेशा बकवास करते हो। विभूषण अब खाना खाता है और उसके बाद वो लवांगची से कहता है, तुम्हारा घर कहाँ है?
विभूषण को लवांगची बोलता है कि मेरा घर यहाँ से थोड़ी सी दूरी पे है। विभूषण एकदम से वो देखता है कि सामने एक पेड़ आ रहा है। वो लवांगची के साथ कहता है कि लवांगची उससे बातें कर रहा था, वो सुन ही नहीं रहा था। लेकिन जैसे ही वो पेड़ सामने आया ना, उसने तुरंत ही लवांगची को वहाँ ले जाकर एकदम से लवांगची की कमर को उस पेड़ के साथ जोड़ दिया और एक तरह से मतलब उसे पिन कर दिया पेड़ के साथ और पूछा, एक बात बताओ मुझे लवांगची, वहाँ तुम करना क्या चाहते थे? तुमने उस इतनी बड़ी सिचुएशन में पहले तो मेरा पसीना पोंछा और फिर मेरे लिप्स पे किस किया। अब मेरी बारी है तुमसे रिवेंज लेने की। लवांगची ने कहा, क्यों, क्या करोगे तुम? विभूषण ने कहा, क्या करूँगा मैं तुम्हारे इन होठों को काट दूंगा, रुको। और वो ऐसे बोलकर ना अपनी जेब में कुछ सर्च करने लगता है। लवांगची कहता है, क्या कर रहे हो? विभूषण कहता है, मैं कैंची ढूंढ रहा हूँ तुम्हारे होठों को काटने के लिए, इन्होंने मुझे छुआ कैसे? लवांगची कहता है, तुम पागल हो गए हो क्या? विभूषण तभी उसके कंधों पर हाथ रखता है और तुरंत ही उसके होठों को अपने होठों से किस करने लग जाता है। और वो किस बहुत ही सॉफ्ट था। लेकिन लवांगची अब अपनी और विभूषण की जगह पहले तो विभूषण के सिर को पकड़ता है, उसे घमासान तरीके से किस करता है और अपनी जगह को स्विच करके तुरंत ही विभूषण को पेड़ की टहनी की तरफ ले आता है। वो विभूषण के दोनों हाथों को अपने एक हाथ से ही ऊपर कर देता है और एक हाथ से उसके गालों को पकड़ते हुए उसे गहराई से चुंबन करना शुरू कर देता है। विभूषण को एहसास होता है कि ऐसा चुंबन पहले भी उसे किसी ने किया है, एक लेडी ने, जब वो शनचोट कैंपेन में था। फिर उसे याद आता है कि वो लेडी नहीं, क्योंकि वो तो बहुत ज़्यादा ताकतवर थी। इसका मतलब कि उस कल्टीवेशन जगत के उस भोंदू से लंजर ने उसे किस किया था। वो तो हैरान था। द ग्रेट हैंगुंजन उसे चुंबन दे रहा था और यहाँ पर भी लवांगची का चुंबन बिल्कुल वैसा ही था जैसा उसे तब महसूस हुआ था। उसने अब लवांगची को पकड़ा और लवांगची को भी वाइल्डली किस किया। दोनों सड़क पर जोर से एक दूसरे को किस कर रहे थे कि तभी एक आवाज़ आई, विभूषण क्या कर रहे हो तुम? और तुरंत ही लवांगची और विभूषण एक दूसरे से अलग हुए और उन्होंने देखा कि सामने से लेंशिचन और जंगछा एक दूसरे का हाथ पकड़ के चलते आ रहे थे। तभी लवांगची तो बहुत शर्मिंदा हो गया अपने बड़े भाई के सामने और विभूषण तुरंत ही यहाँ पर बोला, जंगछा तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जंगछा ने कहा, घर आ रहा था और क्या, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? तुम दोनों कब से रिलेशनशिप में आ गए? तुमने मुझे बताया क्यों नहीं तुम दोनों रिलेशनशिप में हो? विभूषण ने कहा, ऐसा कुछ भी नहीं है। जंगछा ने कहा, ऐसा कुछ भी नहीं है और तुम दोनों एक दूसरे को किस कर रहे हो? क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है विभूषण? विभूषण ने कहा, ऐसा भी कुछ नहीं है, मैं तुम्हें नहीं बता सकता और प्लीज़ मुझसे ये सब पूछना बंद करो। मैं पूछता हूँ तुमसे, तुम अपने रिलेशनशिप में कहाँ तक गए हो? तुमने बेस किया है या फिर पूरा कुछ? यहाँ पर जंगछा का मुंह एकदम लाल हो गया था। लेंशिचन ने कहा, वैसे हम लोग एडल्ट हो गए हैं तो इस बारे में हमें एक दूसरे से नहीं पूछना चाहिए। ये बोलकर वो लवांगची की तरफ देखते हैं और कहते हैं कि मैं गाड़ी लेकर आया हूँ, चलो घर चलते हैं। यहाँ पर जंगछा और विभूषण का घर सिर्फ थोड़ी सी ही दूर पे था, तो वो दोनों तो पैदल निकल गए थे। जंगछा बार बार कह रहा था, सच बताओ लवांगची के साथ तुम्हारा कुछ चल रहा है क्या? तुम्हारी चक्कर में कहीं ऐसा ना हो मेरा और लेंशिचन का जो रिलेशनशिप है वो ख़राब हो जाए। विभूषण कहता है, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, सोचना बंद करो, तुम डम्ब हो, तुम ज़्यादा मत सोचो। यहाँ पर लवांगची लेंशिचन के साथ घर आ रहा था उसकी गाड़ी में बैठकर। लेंशिचन ने कहा, मैंने सुना कि तुम वेन रोहान के साथ काम कर रहे हो, मतलब वेन रोहान के खिलाफ काम कर रहे हो। ये बहुत डेंजरस हो सकता है, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। वेन रोहान ने ही विंग को मरवाने की कोशिश की थी। वेन रोहान का ही बंदा सुशी है, सुशी ने ही विंग को मारा था। यहाँ पर लवांगची हैरान हो जाता है और कहता है, आपको कैसे पता? तो फिर लेंशिचन कहता है कि मैंने बहुत बार ऑब्जर्व किया है, विंग इस बारे में पता लगा रहा है, जो कि डेंजरस हो सकता है, क्योंकि पहले भी कुछ महीनों पहले जब उसे गोली नहीं लगी थी, उससे पहले भी वो वहाँ पे इंक्वायरी कर रहा था। मुझे मेरे एक खबरी ने बताया, जिसकी वजह से वो मुसीबत में पड़ गया था। उसे मारने वाला खुद शूशे था और शूशे को अगर पता चल जाएगा कि विंग जिंदा है और उसे पुरानी यादें याद आ रही हैं और तुम अभी भी उन चीज़ों की तहकीकात कर रहे हो, तो वो फिर से विंग पर हमला कर सकता है। उसके लिए बहुत ज़्यादा जानलेवा हो सकता है, क्योंकि वो उन लोगों को नहीं जानता जो उसे मारने आए थे, पर वो लोग तो विंग को पहचानते होंगे ना। लवांगची तुरंत ही बोला, मैं उस सुशी को नहीं छोड़ूंगा। तभी उसने कहा कि सुशी का तुम क्या कर लोगे? वो खुद ही इंस्पेक्टर है, तुम्हें पता है यहाँ पर क्राइम कहाँ कहाँ तक घुस चुका है, तुम्हें बहुत सतर्कता से चीज़ें करनी होंगी। लवांगची कहता है, एक छोटे बच्चे को कंसाइनमेंट आया है, वो लोग उन्हें ट्रैफिकिंग के जरिए बेचना चाहते हैं या उनके अंगों को
कुछ ना कुछ ऑर्गन ट्रांसप्लांट करना चाहते हैं। प्लीज़ ब्रदर मेरी मदद कीजिए, मैं वेंस को मुंह की खिलाना चाहता हूँ। यहाँ पर वो कहता है इतने बड़े कंसाइनमेंट के बारे में तुमने हमारी एजेंसी को क्यों नहीं बताया? तुम दोनों को कुछ हो गया तो लवांग जी इस बारे में हमें अपने बॉस से बात करनी होगी और तभी हम सारे मिलकर ही ये काम कर सकते हैं, वरना नहीं। प्लीज़ मुझसे प्रॉमिस करो। वो लोग इतने खतरनाक हैं कि वो पहले भी विंग को मार चुके हैं और अब वो तुम्हारे साथ भी कुछ भी कर सकते हैं। तुम दोनों की जान खतरे में बढ़ सकती है। लवांग जी बोलता है मैं विंग को कुछ नहीं होने दूंगा, भले ही मुझे इस चीज़ को छोड़ना पड़े। नैन शिजन कहते हैं पर ये जॉब तो तुम्हारा सपना थी ना। यहाँ पर लवांग जी थोड़ा सा अपनी उंगलियों से खेलते हुए कहता है कि ब्रदर आई थिंक आई लाइक विंग, और मुझे लगता है कि अगर पहले भी विंग पे इतना बड़ा खतरा हुआ है तो मैं उसकी जान खतरे में नहीं डाल सकता हूँ। यहाँ पर सुबह जाते ही लवांग जी ने उस केस को बंद कर दिया था क्योंकि वो डरता था वो इतने बड़े पावरफुल लोगों के खिलाफ नहीं जा सकता था। लेकिन विंग सुबह सुबह आते ही उससे पूछना शुरू कर देता है वेन रोहान वाले केस का क्या हुआ, क्या है। और जब लवांग जी उसे कहता है ना हम इस केस पे काम नहीं कर रहे, तो विंग मुँह चढ़ा लेता है और कहता है तुम करो ना करो, मैं इस पे अकेले काम करूँगा। तब लवांग जी उसे कहता है कि नहीं, शायद वो लोग तुम्हारी जान के पीछे है। तो विंग कहता है मुझे पता है क्योंकि उन्हीं के ही किसी बंदे ने मुझे मारा था। लवांग जी उससे कहता है कि तुम्हें कैसे पता? क्या क्या तुम्हें पता है कि किसने मारा था तुम्हें? विंग एकदम से देखकर उसे कहता है कि क्यों, क्या तुम्हें भी पता है? क्या तुम सुशी के बारे में पहले से जानते थे, पर तुमने मुझे बचाया क्यों नहीं? लवांग जी कहता है मुझे कल ही ब्रदर ने बताया, तुम्हें मारने वाला वो इंस्पेक्टर था। ये लोग बहुत खतरनाक है विंग, हमें इस पछड़े में नहीं पड़ना चाहिए। विंग कहता है तुम्हें पढ़ना हो या ना पढ़ना हो तुम चीज़ों से डरते होगे लवांग जी, पर मैं उन बेकसूर लोगों को मरते हुए नहीं देख सकता हूँ। यहाँ उसे याद आता है कि किस तरह से पहले भी उसने वेंस के बेकसूर लोगों को बचाया था और जिसकी वजह से उसे बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ी थी, और आज फिर से इस जगत में भी उसके साथ यही हो रहा है। लेकिन नहीं, अब वो गलती नहीं करेगा। पहले उसने सभी लोगों को अपने झांसे में नहीं लिया था, पहले उसने सभी लोगों के साथ एरोगेंसी में मुसीबत मोल ले ली थी, लेकिन आज वो ऐसा नहीं करेगा। अब वो बिल्कुल प्लान के साथ चीज़ों पे चलेगा। लवांग जी से कहता है कि हमें अपनी एजेंसी से बात करनी चाहिए, उसके अलावा हमें कुछ मिनिस्टर्स का साथ भी चाहिए होगा, हमें सरकार में बात करनी होगी। यहाँ पर वो लोग पहले अपनी एजेंसी से बात करते हैं। एजेंसी इतनी बड़ी न्यूज़ के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन फिर वो लोग कहते हैं कि हम ये सब नहीं कर सकते। तो वो लोग यहाँ पर पहले देश की कुछ एजेंसियों को साथ लेते हैं क्योंकि उन्हें इतना बड़ा भांडा अकेले दम पर कोई भी नहीं फोड़ सकता था। और लवांग जी और विभूषण इस चीज़ पे काम करते थे, लेकिन अब लवांग जी और विभूषण एक दूसरे को पसंद करने लगा थे। दोनों एक दूसरे को काफ़ी बार ऐसे ही कोजी करते हुए चिक किस कर देते थे और कभी कभी उनके बीच में किस भी हो जाया करती थी। लेकिन विंग का एक सिंपल सा था कि वो इस केस के लिए कुछ भी करेगा। यहाँ पर लवांग जी विंग से कहता है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, और उसे एक दिन साफ बोलता है कि मैं तुम्हें प्रपोज करना चाहता हूँ। लेकिन विंग उसे सीधा कह देता है कि वो उन गुनहगारों को सज़ा दिलाना चाहता है जिसने उसे मारने की साजिश रची थी, और जब तक वो उन गुनहगारों को सज़ा नहीं दिलाएगा ना, तब तक वो चैन से नहीं बैठेगा। और ये सुनने के बाद तो लवांग जी उसका तो मुंह उतर गया था। लेकिन वो जब विंग को देखता था ना, क्योंकि एक दिन विंग और लवांग जी जब घर जा रहे थे तब सुशे ने विंग को देखा और वो हैरान रह गया था कि ये बंदा जिंदा कैसे है। तभी कि तभी सुशे ने अपने आदमियों को वहाँ बुलाया और जानलेवा हमला उन्होंने लवांग जी और विंग पे करना शुरू कर दिया था। लवांग जी उस वक्त गन लेकर आया था, लेकिन विंग के पास गन नहीं थी, जिसकी वजह से लवांग जी और विंग पर बहुत सारे लोग अचानक से हमला करना शुरू कर चुके थे। और लवांग जी यहाँ पर विंग को सेफली बचा रहा था, लेकिन एक गोली आकर सीधा विंग की बाजू में लगती है और विंग की बाजू से खून निकलने लगता है। लवांग जी एकदम डर गया और तुरंत ही वो वहाँ से जैसे तैसे विंग को बचा कर लेकर गया। उसने गुस्से में आकर सीधा सुशे को देखकर उसके माथे पे गोली तक मार दी थी। सुशे तो ऑन द स्पॉट मर गया, लेकिन वो विंग को लेकर हॉस्पिटल गया। हॉस्पिटल में उसने कुछ चीज़ें लिखवाई और फिर जब उन्होंने पुलिस कंप्लेन कर दी तो उन्होंने सीधा इलाज के लिए विभूषण को रखा। लवांग जी अब गुस्से में आ चुका था। उसने तुरंत ही अपने बॉस को फ़ोन लगाया और कहा कि अब मुझे सब चीज़ें चाहिए, मैं चाहता हूँ कोई मीडिया भी अब इन चीज़ों में इन्वॉल्व हो। अब स्ट्रिंग ऑपरेशन होगा और इस एमपी की कत्ता चिट्ठा मैं खोल के रहूँगा। और यहाँ पर वो वेन रोहान को ट्रैप में फंसाने के लिए उसके सारे घर में
नकली के नौकरों को रिप्लेस करके सीधा वहाँ पर सीसीटीवी कैमरा लगा देता है और जो भी गतिविधियाँ हो रही थी उसकी मेन ऑफिसेज में, घर में, उन सभी को रिकॉर्ड कर देता है। और उसके बाद कुछ मीडिया पोर्टल जो कि बिके नहीं थे, जो कि छोटे छोटे हाउसेस थे, उन लोगों पर इस वीडियो को, इस एक्सक्लूसिव वीडियो को चलाने के लिए बोल देता है। उन मीडिया हाउसेस का ज़्यादा नाम भी नहीं था, कोई उन्हें पैसा भी नहीं देता था, कोई उन्हें पूछता भी नहीं था। तो इतना बड़ा स्कैंडल आने पर अचानक से उनके चैनल को बहुत बड़ी टीआरपी मिल गई थी। और दूसरी जगह लवांगची ने इस एमपी को एक्सपोज कर दिया था जो उसके विंग को मारना चाहता था, जिसकी वजह से उसके घर में ईडी की रेड पड़ गई और अचानक से ही उसे फटाफट से उसके घर को सीज कर दिया गया और उस बंदे पर बहुत सारी मुसीबतें आने लगी, जिसकी वजह से वो अपने दोनों बेटों को यहाँ से भगाना चाहता था। पर एक एनकाउंटर में उसका एक बेटा मारा गया था और दूसरा बेटा जो था उसे पुलिस पकड़ कर ले गई थी। यहाँ पर वैन रोहान का बहुत बुरा हाल था, वो जानना चाहता था उसके साथ बुरा किसने किया है, लेकिन उसके साथ बुरा करने वाला एक वांगची ही नहीं था, बल्कि अब तो पूरी की पूरी टीमें उसके पीछे पड़ गई थी। और फिर जब देश की इनोसेंट जनता के सामने सच खुलकर आया ना कि वैन रोहान कैसा है, तो उसके खुद के लोग उसके कहीं ना कहीं अगेंस्ट हो गए थे, क्योंकि उसने बहुत सारे लोगों के मासूम बच्चों को किडनैप किया था, ट्रैफिकिंग चल रही थी और तो और ना जाने देश के कितने सारे कोनों से उन बच्चों को लेकर आता था, जिसकी वजह से वो लोग उससे बहुत बेइंतहा नफरत करते थे। लेकिन उसका रिवेंज अभी भी कहीं ना कहीं था। यहाँ पर उसकी जो अपोजिट रूलिंग पार्टी होती है ना, मतलब जो अभी विपक्ष है, सॉरी, लेकिन जल्द ही रूलिंग बनने वाली थी, उन्होंने वैन रोहान के कारनामे देखे। उन्हें पता था कि अगर वैन रोहान एक बार बाहर आ गया तो दिक्कत हो जाएगी, इसलिए जिन जो कि बहुत बड़े बिजनेसमैन थे और सभी को पैसा देते थे, वो पैसा देकर वैन रोहान को जेल में ही ख़त्म करवा देते हैं। क्योंकि ऐसा तो था नहीं कि वो सिर्फ लवांगची या विभूषण के गुनहगार हों, वो लोग बहुत सारे लोगों के साथ इलीगल एक्टिविटी में इंडल्ज थे। इसलिए ये रास्ता जिन्स ने चुना और जिन्स ने अपना एक कैंडिडेट, वैन रोहान जैसा पावरफुल कैंडिडेट को अपने रास्ते से क्यों ही हटा दिया और फिर उसने उसके बेटे वेंशु को भी कहीं ना कहीं ख़त्म करवा दिया था। और अब पावर में जिन आ गए थे, लेकिन उन्होंने ऐसी हरकतें नहीं की जैसे कि वैन रोहान करता था, क्योंकि उनके पास वैसे भी बिजनेस का बहुत सारा पैसा था। इसलिए उन्होंने जिन बच्चों को किडनैप किया गया था उन लोगों को वापस उनके घर बिल्कुल बाइज्जत पहुंचाया गया। उन बच्चों की लाइफ टाइम के जो खर्चे थे वो सरकार ने उठाए और यहाँ पर विभूषण भी ठीक हो गया था। लवांगची उसकी रोज़ ख्याल रखता था, रोज़ उससे मिलने जाता था, उसे खाना देता था, जिसकी वजह से एक दिन जब विभूषण यहाँ से रिहा होने वाला था ना, तब लवांगची ने उसके लिए पूरा जो उसका बाहर आने का जगह थी ना, वो थोड़ी बहुत डेकोरेट करवाई थी। और विभूषण को जब वो आराम से उस बेड से उठकर चलकर बाहर जा रहा था ना, जब उसे डॉक्टर ने इजाज़त दे दी थी कि तुम घर जा सकते हो, तब लवांगची घुटनों पर बिल्कुल उसके रूम के बाहर ही बैठा हुआ था और उससे प्रपोज करता है और उसे कहता है कि मैंने तुम्हारा रिवेंज लिया। मैंने ही नहीं, इस देश के बहुत सारे लोगों ने तुम्हारा रिवेंज लिया, तुम्हारा ही नहीं बल्कि बहुत सारे मासूमों का। यहाँ पर विभूषण तुरंत ही उसे देखता है और उसको किस कर लेता है सभी के सामने। यहाँ पर जंगछा और बाकी सब भी उसके लिए तालियां बजा रहे थे। और फिर जंगछा कहता है वेट वेट वेट, देखो मैंने और लैंशिचन ने अभी तक वो सब नहीं किया है जो तुम सोचते हो, लेकिन हाँ मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि बहुत कुछ हो चुका है हमारे बीच, पर शादी से पहले कुछ भी नहीं विभूषण। और वैसे भी 2 हफ्ते में मैं और लैंशिचन शादी कर रहे हैं। यहाँ पर विभूषण कहता है इतनी जल्दी? तो लवांगची कहता है क्यों, तुम्हें नहीं करनी क्या? विभूषण कहता है लेकिन शादी तो जंगछा और लैंशिचन की हो रही है ना। तो यहाँ पर लैंशिचन हंसते हैं और कहते हैं एक्चुअली शादी 2 हो रही हैं, मेरी और जंगछा की और तुम्हारी और लवांगची की। विभूषण कहता है इतनी जल्दी, पर कैसे? लवांगची कहता है तुमने ही तो कहा था कि जब मैं ये सब चीज़ें कर दूंगा तुम्हें जस्टिस मिल जाएगा तो तुम मुझे अपना लोगे। विभूषण कहता है पर मैंने तो सोचा था हम रिलेशनशिप में आएंगे। लवांगची कहता है शादी से ऊपर कोई रिलेशनशिप होता है क्या? विभूषण मुस्कुराता है और कहता है रंजा तुम आज भी ओल्ड स्कूल वाले हो, यही चीज़ मुझे तुम्हारी सबसे अच्छी लगती है। और 2 हफ्ते में वो लोग बहुत सारी शॉपिंग करते हैं शादी के लिए, बहुत कुछ देखते हैं। और लवांगची का घर जो पहले बहुत ही ज़्यादा सिंपल था ना, अब उन्होंने उस घर को डेकोरेट करना शुरू कर दिया था। विंग जिसे लवांगची के साथ रहते रहते सिंप्लिसिटी पसंद आने लगी थी। उसने जितनी भी उसकी
पिक्चर्स थी उसकी और लवांग जी की बचपन की, वो सारी विभूषण ने यहाँ पर लगाना शुरू कर दिया था। लवांग जी के घर में ऑलमोस्ट सारी डेकोरेशन कर दी थी उसने, और लवांग जी हैरान था कि विभूषण उसे आज से नहीं बल्कि स्कूल टाइम से प्यार करता था, टीनेज एज से। यहाँ पर विभूषण ने विंग की मतलब सारी डायरी पढ़ी हुई थी जो इस जन्म का विंग था, इसलिए उसने सारी चीज़ें लंजा को बतानी शुरू की। और लंजा हैरान होता था कि विभूषण उसे इतना टाइम से प्यार करता है, लेकिन उसने कभी इस भोंदू से को देखा ही नहीं था। अगर ये वाला विभूषण नहीं आता तो शायद वो उस भोंदू वाले को देखता ही नहीं। यहाँ पर विभूषण काफ़ी ज़्यादा खुश था क्योंकि उसने लंजा ने विंग को अपना लिया था। लेकिन उसे एक चीज़ लगती थी कि क्या उसने सिर्फ मुझे मेरी पर्सनैलिटी के लिए अपनाया है। यहाँ पर वो एक दिन लंजा से पूछता है कि लंजा, अगर मैं नहीं होता तो तुम मुझे प्यार करते? लवंग जी कहता है, मैं विंग तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। वो कहता है नहीं, सपोज़ मैं कहीं बाहर से आया हूँ और तुम, क्या तब भी मुझसे प्यार करते? लवंग जी कहता है, मेरे लिए मैटर नहीं करता, मेरे लिए तुम मैटर करते हो। मेरे लिए हमारा पल, हमारी चीज़ें मैटर करती हैं, हमारी फीलिंग्स। मेरा दिल कभी किसी को देखकर नहीं धड़का। मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरा दिल कभी किसी को देखकर धड़क सकता है या नहीं धड़क सकता। और फिर वो विभूषण की नोज़ पर ऐसे पिंच करता है। अब उनकी शादी हो गई थी। शादी में उन्होंने सिर्फ क्लोज़ रिश्तेदारों को ही बुलाया था। बड़ी ही क्लोज ही सेरेमनी थी जहाँ पर उसने बहुत लिमिटेड लोग बुलाए थे। फिर शादी करने के बाद लैन शिचन अपने घर चले गए थे जंगचा को लेकर, और लवांगची जो था वो विभूषण को लेकर आ गया था। विभूषण और लवांगची जैसे ही उनके घर में आते हैं ना, तो लवांगची तुरंत ही उसे गोद में उठा लेता है। और विभूषण कहता है, क्या कर रहे हो? लवांगची कहता है, प्यार। और वो तुरंत ही अपने पैर से दरवाजे को बंद करता है, विभूषण को अपने बेडरूम में लेकर आता है। विभूषण यहाँ पर देखता है कि लवांगची ने जितनी भी उसकी पिक्चर्स थी ना, जो विंग ने एक टाइम पे क्लिक की हुई थी, चीज़ें की हुई थी, वो सारों से उसने अपने रूम में बहुत सारी चीज़ें लगाई हुई थी। जैसे उसमें से जो अच्छी फ़ोटोज़ थी उन्हें अपने रूम के बेडरूम के वॉल पे लगाया हुआ था। और यहाँ पर ना एक रिंग भी थी जो कि विभूषण ने, यानी कि पुराने वाले जो विंग था ना, जो इस जन्म में मर गया था, उसने लवांगची के लिए खरीदी थी। तो वो तुरंत ही जैसे ही यहाँ पर आता है ना, वो लवांगची को कहता है, लवांगची मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ, इसको ना तुम अपने गले में पहन के रखना। वो तुरंत ही उस रिंग को निकालता है। लवांगची कहता है, पर हमारी शादी हुई है तो तुमने तो मुझे पहले ही रिंग पहना दी। वो कहता है, नहीं, ये रिंग बहुत खास है, मैं चाहता हूँ तुम इसे हमेशा गले में पहन के रखो, क्योंकि ये उस विंग की याद है जो कि लंजा को सब कुछ बताए बिना ही मर गया था। यहाँ पर विभूषण तुरंत ही लवांगची को गले से लगाता है, और यहाँ पर वो धीमे धीमे से ना अचानक से उसे ऐसा लगता है जैसे उसकी आत्मा स्विच हो रही है किसी से। वो पल के झपकाता है और सोचता है कि क्या हो रहा है। अचानक से वो बेहोश होकर गिर गया था। लवांगची भी डर गया, उसे क्या हुआ है। लवांगची यहाँ से उसे उठाकर बिस्तर पर रखता है, उसके मुंह पे छींटे मारता है पानी की। तभी विंग आंखें खोलता है। लवांगची कहता है, क्या हुआ। तभी यहाँ पर कल्टीवेशन जगत का विंग वापस चला गया था और वो भोंदू वाला विंग वापस आ गया था। वो भोंदू वाला विंग अपनी आंखें खोलता है, जो कि जिसकी आत्मा बहुत पहले से भटक रही थी। उसने सब चीज़ें देखी थी कि कैसे उस विंग ने लवांगची का दिल जीता, लवांगची ने उससे शादी की, और वो भोंदू विंग मुस्कुराता है। वो लवांगची के गले में उस अंगूठी को भी देखता है जो कि कल्टीवेशन जगत के विंग के कहने पे उसने पहनी थी। ये विंग मुस्कुराता है और कहता है उस विंग को थैंक यू। और फिर वो लवांगची को कहता है, लवांगची आई लव यू। लवांगची यहाँ पर इसे देख के कहता है, हे मेरा कॉन्फिडेंस वाला बाबू कहाँ चला गया। हाँ, और ये डरपोक सा। वैसे कुछ भी कहो, मैं तुम्हें हर रूप में प्यार करूँगा, हर रूप में पसंद करूँगा। और ये बोलते ही वो वांगची विभूषण के ऊपर आ जाता है, उसे किस करना शुरू कर देता है। और यहाँ पर वो भी अब डरना नहीं चाहता था। वो भी लवांगची के सीधा गालों को पकड़ता है और उसे पैशनेट तरीके से किस करता है। यहाँ तक कि अब उसमें इतना जोश आ जाता है, इतना ज़्यादा जोश, क्योंकि वो एक बार तो मर चुका था, अब क्या डर। अब वो सीधा लवांगची को पेट पे पटकता है, उसके शर्ट्स को खोलना शुरू कर देता है। लवांगची कहता है, हे ईजी, धीरे धीरे करो। लेकिन वो कहता है, बिल्कुल नहीं, इस दिन का इंतज़ार मैंने कब से किया है। पता है, मैं तुम्हारे सपने टीनेज एज से देखता आया हूँ, इसलिए।
यहाँ पर वह तुरंत ही लवांग जी के सारे शर्ट को खोल देता है, उसके शोल्डर्स को किस करता है, उसकी टमी पर हाथ फहराता है, उसके वांगची के जो सिक्स पैक एप्स हैं उन्हें निहारता रहता है, उन्हें छूता है, उन्हें महसूस करता है और फिर धीमे धीमे उसके बेली बटन को छूता है। फिर वह लवांगची के जो उसने नीचे बेल्ट पहनी हुई थी उसे खोलता है और उसके ट्राउज़र के बटन को भी। लवांगची तुरंत ही उसके हाथ को पकड़ के कहता है, क्या कर रहे हो? यहाँ पर वो हल्के से स्मिक करते हुए कहता है, वही जो एक पति का धर्म है। और ये बोलते ही वो उसके ट्राउज़र्स को खोल देता है और खींचकर नीचे निकाल देता है। लवांग जी ने नीचे बॉक्सर्स तो नहीं पहने हुए थे, अंडरवेयर्स नहीं पहने हुए थे, तो वह तुरंत ही लवांग जी का वो कठोरता देखता है, तुरंत ही अपने हाथ से सहलाने लगता है और यहाँ पर वो लवांग जी को चुंबन करने लगता है। लवांग जी कहता है, विंग ऐसे मत करो, मुझे सिड्यूस मत करो वरना मैं तुम्हारे साथ हार्ड हो जाऊंगा। विंग कहता है, तुम्हारे बस की ही नहीं। लवांग जी कहता है, डोंट चैलेंज मी। विंग कहता है, आई चैलेंज यू, तुम्हारे बस की नहीं है। वो तुरंत ही विंग के ऊपर आता है, विंग के कपड़ों को खोलता है और अब उसने विंग की शर्ट खोलते हुए विंग को बहुत सारे बाइट मार्क्स देने शुरू कर दिए थे। उसे किस करता है, उसके शोल्डर को बाइट करता है, किस करता है, उसके निपल को सक करता है, किस करता है और साथ ही साथ नीचे आते आते उसके बेली बटन पे भी हाथ फहराता है। उसके बाद वो विंग के भी ट्राउज़र्स को निकाल देता है और धीमे से उसकी टांगों के बीच आ जाता है। अब वो अपनी कठोरता को विंग की कठोरता से रगड़ने लगता है। विंग मुआयन करता है और कहता है, वांग जी मुझे लगता तुम में दम है। वांग जी कहता है, अच्छा तो ल्यूब इस्तेमाल करूँ या नहीं? विंग कहता है, ऑफ कोर्स मेरा फर्स्ट टाइम है, आई एम वर्जन। यहाँ पर लवांग जी हंसता है, मुस्कुराता है और पास से ही ड्रॉर में से ल्यूब निकालता है। फिर वो ल्यूब से अपने कठोरता को रगड़ता है, लगाता है अच्छे से और फिर वो विंग के नीचे के जो छेद थे ना उसमें एक उंगली से पहले उसे प्रिपेयर करता है ल्यूब लगाकर, फिर 2 उंगली, फिर 3, फिर ऐसे करते करते वो उसे अच्छे से प्रिपेयर कर देता है और फिर विंग कर हराने की आवाज़ें निकालता है क्योंकि वांगची उसे जानबूझकर ऐसे कर रहा था। विंग कहता है, मुझे शर्म आ रही है प्लीज़। वांगची कहता है, क्यों? फिर वो उसे पैरों से खींच के अपनी तरफ करता है और कहता है, अभी तक तो तुम्हें लग रहा था मुझे में जान नहीं है ना, अब मैं तुम्हें बताता हूँ असली मर्द क्या होता है। और फिर वो धीमे धीमे अपनी कठोरता को उसके छेद के अंदर डालता है और फिर हल्के से अंदर पुश करने के बाद बाहर निकाल देता है। विंग कहता है, ओ प्लीज़ ऐसे मत करो। लवांग जी कहते हैं, क्यों? तुम्हें तो लग रहा था मेरे अंदर जान नहीं है। वो फिर से थोड़ी सी कठोरता को अंदर डालता है और फिर बाहर निकाल देता है। विंग कहता है, नो प्लीज़। लवांग जी अब धीमे 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 करके एक एक इंच करके धीमे धीमे अपनी कठोरता को उसके अंदर डालता है। विंग की तो हालत खस्ता हो रही थी, वो चादर को ज़ोर से पकड़े हुए था। वो कहता है, उफ़ ये पेनफुल क्यों है? लवांग जी कहता है, पेनफुल? देख लो मुझे ट्रिगर करने का नतीजा। लेकिन फिर वो उसे सूदिंग सी किस करता है, उसके ऊपर आता है, उसे बहुत ज़्यादा किस करता है, उसके निपल को भी सक करता है और धीमे धीमे अपनी गतिविधि को तेज़ करते हुए अपने आप को अपनी पूरी कठोरता को विंग के अंदर डाल देता है और फिर वो पूरी कठोरता को बाहर निकालता था और ज़ोर से अंदर करता था, फिर बाहर निकालता था और फिर ज़ोर से अंदर करता था, जिससे विंग को और दर्द होता था और वो कहता था, यू पीस्ट कहीं के, छोड़ो मुझे। और फिर वो विंग के दोनों हाथों को अपने हाथों से इंटरवाइन करता है और अब विंग को कहता है कि अपनी दोनों टांगों को मेरी जो वेस्ट है उस पर बांध लो। विंग भी एकदम बंदर की तरह अपनी दोनों टांगों को उसकी कमर पे बांध लेता है और वो विंग के हाथों को पकड़कर अब ज़ोर ज़ोर से अपनी गतिविधि को शुरू कर देता है। और ये इतनी ज़्यादा प्लेजरेबल थी कि उनका पूरा जो बेड था ना वो ज़ोर ज़ोर से हिल रहा था हर झटके के साथ। और विंग हर झटके के साथ कहता था, आई लव यू, आई लव यू, उफ आई लव यू। और ऐसे बोलते बोलते दोनों अपनी गतिविधि को शुरू कर देते हैं और उसके बाद तो उस पूरे घर में उनके मॉर्निंग की साउंड गूंजते रहते हैं क्योंकि वो रात भर एक दूसरे के साथ लगभग 5-6 राउंड इसी तरीके से रोमांस करते रहते हैं। और ये कहानी यहाँ पर ख़त्म होती है। आई होप आप सभी को ये कहानी पसंद आई हो। तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियोज़ को लाइक, बेल आइकन को प्रेस कर दें। मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट एफएफ के साथ। आई होप मैंने शेफाली रस्तोगी जी की बताई गई कहानी के साथ जस्टिस किया हो। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एफएफ के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।